जय श्री राम भाइयों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी का भाई विवेक। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिस्टर नॉवेल एक्सप्लेनर सेकंड पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से जो भी भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे वीडियो लाने के लिए। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे भाई लोग बोले थे भाई ऑडियो छोटी छोटी है, तो मैं बता दूं भाई इसकी चैप्टर जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसलिए इसकी ऑडियो जो है काफ़ी छोटी छोटी आ रही है। 20 चैप्टर एक्सप्लेन करने पे तो अभी 2 घंटे का नहीं हो रहा है। इसमें 800 चैप्टर हैं जिसमें से मैंने 150 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ, आप में से जो भी भाई हैरम नावल यानी कि एडल्ट नावल ऑडियो सुनना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वाले पे डेली एक ऑडियो 1 घंटे की और प्रीमियम वाले पे डेली 6 से 7 ऑडियो प्रत्येक 1 घंटे की होती है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। अब चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। झोउ फान ने सबसे पहले वही जगह देखी जहां उसने अन्ना और ड्रैगन राजा से युद्ध किया था। एक भी चीज नहीं बदली थी और युद्ध अब एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र बन गया था। कई लोग बूढ़े और जवान युद्ध के मैदान को घूर रहे थे और कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। झोउ फान की नजर अगली जगह शहर की दीवारों पर पड़ी। वे अब पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थीं और उनमें एक ऐसी संरचना भी थी जो शहर की रक्षा भी कर सकती थी और शहर पर हमला करने वालों की ताकत भी बढ़ा सकती थी। झोउ फान ने दूसरी जगह उन मीनारों को देखा जो कभी केंद्रीय शहर में आत्मनिर्माण साधकों का प्रतीक थे। वह बता सकता था कि उन्होंने उनमें से 5 को तोड़कर उनकी जगह 10 और मीनारें बना दी थीं। बाकी 10 मीनारें स्पष्ट रूप से उन आत्मनिर्माण साधकों की थीं जिन्हें युद्ध क्षेत्र से वापस बुला लिया गया था। जहां तक शहर के बाकी हिस्सों की बात है तो सब कुछ लगभग वैसा ही है, लेकिन उसमें मामूली सुधार हुआ है। झोउ फान ने सबसे ऊंचे टॉवर की तरफ देखा और अन्ना की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके जाने के बाद से अन्ना की ताकत थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी। शहर का निरीक्षण करने के बाद झोउ फैन अब परित्यक्त तैरते महल शहर के ऊपर तैरते महल में वापस चला गया। जिस वर्ष वह गया था उस वर्ष कुछ भी नहीं बदला था और झोउ फैन वहीं बैठ गया जहां वह पहले बैठा था और साधना करने लगा। जैसे ही उसने साधना शुरू की उसने देखा कि उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। हालांकि वह कमतर दाव सृजन के दूसरे स्तर तक पहुंच गया था और तीसरे स्तर तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय लगना चाहिए था, फिर भी उसे लगा कि इसमें केवल 10,000 साल लगेंगे। दूसरे स्तर तक पहुंचने में जितना समय लगा था उतना ही समय तो उसे भी लग ही गया। झोउ फान इस बदलाव में दिलचस्पी लेने लगा और उसने दाव का इस्तेमाल करके झोउ दुनिया का निरीक्षण किया। उसे तुरंत पता चल गया कि यह वृद्धि झोउ दुनिया और उसके निवासियों की बढ़ी हुई ताकत के कारण हुई थी। ये वृद्धि मामूली थी, लेकिन फिर भी झोउ फान को आश्चर्य हुआ। शायद वह झोउ विश्व की शक्ति बढ़ाकर अपनी साधना की गति बढ़ा सकेगा। झोउ फान इस विचार से ही रोमांचित हो गया। इसका मतलब था कि झोउ वर्ल्ड अब एक मजेदार खिलौना नहीं बल्कि उसकी ताकत बढ़ाने का एक जरिया बन जाएगा। झोउ फान ने गौर से देखा तो पता चला कि झोउ दुनिया का अस्तित्व ही उसके निवासियों से जुड़ा है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो इसमें जन्मी हर चीज तुरंत मर जाएगी और अगर इसमें जन्मा हर जीव मर जाए तो ये भी मर जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि झोउ फान तकनीकी रूप से एक जीवित प्राणी माना जाता था, इसलिए वह शायद कभी नहीं मरेगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि अगर दुनिया नष्ट हो गई तो झोउ फान मर जाएगा। झोउ फान इतना शक्तिशाली था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। इस एहसास के बाद झोउ फैन ने निर्णय लिया कि अगली बार जब वह एकांतवास से बाहर आएगा तो वह दुनिया को और भी अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही झोउ फैन गहरे एकांत में चला गया और लंबे समय तक नहीं रुका। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 10,000 साल बाद झोउ फान ने साधना बंद कर दी। पिछली बार की तरह उसने थोड़ा खिंचाव किया, हालांकि जरूरी नहीं था, और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। वह अपने एकांतवास में निम्न दाव सृजन के तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सफल रहा था और उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। हालांकि प्रवेश के अलावा उसके या उसकी साधना के साथ कुछ भी नया नहीं हुआ था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह अदृश्य है, वह दरवाजे के ठीक बाहर टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा करना जरूरी नहीं था। तैरते महल के नीचे पेड़ों का एक अंतहीन सागर था। पेड़ों से रहित एकमात्र जगह तैरते महल तक जाने वाली सीढ़ियों तक जाने वाला रास्ता था। ये रास्ता बहुत ही सुंदर था और इसके किनारे चेरी ब्लॉसम कहे जाने वाले गुलाबी पेड़ लगे हुए थे। आसपास कोई न देखकर झोउ फैन ने अपनी अदृश्यता बंद कर दी और रास्ते पर चलने लगा। झोउ फैन 20 मिनट तक चलने के बाद एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। ये सिर्फ 1 वर्ग मील का क्षेत्र था और झोउ फान एक नज़र में हर इंच देख सकता था। वहां रहने वाले प्राणियों की वजह से झोउ फान को आश्चर्य हुआ। शहर में दिव्य प्राणियों की बजाय कई मानव जैसे जानवर रहते थे।
कुछ में इंसानों से बस मामूली अंतर था, जैसे लोमड़ी की पूंछ, जबकि कुछ के शरीर के हर इंच पर फर था। झोउ फैन को आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि वहां जानवर थे, बल्कि इस बात से हुआ कि वे देवताओं की बजाय मनुष्यों जैसे दिखते थे। झोउ फान ने एक आदमी को भी देखा जिसका इंसान से सिर्फ एक ही फर्क था, उसके हाथ के पीछे थोड़ा सा फर्क। झोउ फान ने तुरंत आश्चर्य से उबरकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। उनके अंगों को देखकर इसमें कोई शक नहीं था कि वे जानवर थे, लेकिन वे रूपांतरित जानवर नहीं थे, बल्कि वे देवताओं और जानवरों के संकर जैसे थे। झोउ फैन ये सोचना भी नहीं चाहता था कि यह सब कैसे शुरू हुआ। झोउ फैन को शहर में रुचि थी, लेकिन उसने पहले वहां पहुंचने के बाद दुनिया की स्थिति पर नजर डालने का फैसला किया। जैसी कि उम्मीद थी, झोउ विश्व एक और बड़े विस्तार की तैयारी कर रहा था। इसके बाद दुनिया का आकार 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका आकार पहले से ही ब्रह्मांड की कई चीजों से बड़ा होने लगा था, लेकिन यह सबसे बड़ी चीज के स्तर के आसपास भी नहीं था। उनकी सफलता के साथ झोउ जगत में क्यूई भी तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही हर चीज की साधना की गति तेज हो जाएगी। दुनिया की स्थिति की जांच करने के बाद झोउ फैन ने अपना ध्यान वापस मानव जानवरों की ओर मोड़ दिया। झोउ फान ने उन्हें मानव सदृश जानवर कहने के बजाय उन्हें पशु मानव कहना पसंद किया। गांव का पता लगाने का फैसला करने के बाद झोउ फान ने अपना रूप भी नहीं बदला। वह बिल्कुल वैसे ही चलने लगा जैसे वह था, बस झोउ फान। यह एक बहुत ही अच्छा एहसास था जिसे कोई नहीं समझ पाता अगर उसे लंबे समय तक अपना रूप रंग नहीं बदलना पड़ता। वहां कोई द्वार या गार्ड नहीं थे और झोउ फैन बिना किसी की नजर पड़े गांव में स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। अंदर जाते ही झोउ फान ने सबसे पहले एक बेकरी देखी। यह धरती पर मौजूद इंसानों की बेकरी जैसी ही थी, यहां तक कि खाना भी लगभग वैसा ही था। बेकरी देखकर झोउ फैन को धरती के बारे में सोचने को मिला। उसने जो संसाधन दिए थे, उनके हिसाब से सबसे ताकतवर और प्रतिभाशाली इंसान आत्मा निर्माण के 5वें स्तर पर पहुंच गए होंगे। झोउ फान की प्रत्यक्ष सहायता के बिना उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। शुक्र है कि उन्हें अभी भी आगे के लोगों की जानकारी थी, इसलिए उनकी साधना की गति लंबे समय तक स्थिर नहीं रही। झोउ फान ने बेकरी में जाने पहचाने होने के बावजूद अंदर जाने से मना कर दिया। इसके बजाय वह शहर में घूमता रहा और उसे तलाशता रहा। हालांकि वह शहर धरती पर मौजूद किसी शहर जैसा ही था, फिर भी उसमें कई अंतर थे। फिर भी झोउ फैन को वह जगह पसंद आई। झोउ फैन ने शहर के चारों ओर हथियारों और गोलियों की दुकानें देखीं। वहां फर्नीचर की दुकानें और रेस्टोरेंट भी थे। झोउ फान ने एक जगह रुककर खाने का भी फैसला किया। यह एक बुफे शैली का रेस्टोरेंट था और झोउ फान को एक अनजानी मुद्रा में भुगतान करना पड़ा। दिव्य सिक्कों के विपरीत जानवरों के सिक्कों पर बंदर राजा की तस्वीर थी। फिर भी वे एक ही सामग्री से बने थे। खाना तो अच्छा था, पर कुछ खास नहीं। खाने के बाद झोउ फैन ने शहर के बाकी हिस्सों का जायजा लिया। उस जगह में और कुछ खास नहीं था, इसलिए झोउ फान हवा में उड़कर आकाशियों के केंद्रीय शहर की ओर चल पड़ा। झोउ फान तेजी से शहर के ऊपर प्रकट हुआ। एक नजर ही काफी थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि शहर कितना बदल गया है। दरअसल उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। अब आसमान महलों से भरा हुआ था और पहले से कहीं ज्यादा मीनारें थीं। यदि टावर अभी भी आत्मा निर्माण साधकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब दिव्य भूमि में 50 थे। हालांकि यह भव्य और अविश्वसनीय था, झोउ फान को इसका डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आया। उसे आसमान की लगभग हर चीज से ज्यादा जमीन पर की हर चीज पसंद थी। हालांकि यह उसका शहर नहीं था। इसे देखने के बाद झोउ फान ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसे 40 आत्मा निर्माण साधक, 2000 नवजात आत्मा साधक और कई निम्न स्तर के साधक दिखाई दिए। कुल मिलाकर सेंट्रल सिटी में 10 लाख लोग थे। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी शहर में शून्य में घूमने वाला साधक। हैरानी की बात यह थी कि वह अन्ना नहीं था। पिछले 10,000 वर्षों में एक और शून्य पारगमन साधक अवश्य ही पैदा हुआ होगा। झोउ फान ने उसे कई दीवारों और इमारतों के पार देखा और तुरंत पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जो मृत्यु युद्ध के दौरान आत्मा निर्माण के 10वें स्तर पर था। अब वह शून्य यात्रा के पहले स्तर पर था और दूसरे स्तर में प्रवेश करने के कगार पर था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वहां लगभग आने जितने बड़े 2 नए बुर्ज क्यों थे। संबंध स्थापित करने के बाद झोउ फान ने अनुमान लगाया कि वहां कोई और शून्य पार करने वाला दिव्य साधक था। हालांकि न तो दूसरा शून्य पार करने वाला साधक और न ही अन्ना शहर में थे। इसका कारण जानने के लिए झोउ फान ने अपने कान तेज कर लिए और शहर में हो रही हर बातचीत पर ध्यान देने लगा। केवल 5 मिनट के बाद उन्होंने किसी को 4 देशों के नेताओं के बीच एक सम्मेलन के बारे में बोलते सुना। जाहिर है, अब झोउ विश्व के भीतर 4 भूमियां मौजूद थीं। पशु भूमि, सर्वोच्च पशु भूमि, दिव्य भूमि और अब डायनासोर भूमि। डायनासोर भूमि का मुख्यालय वह स्थान था जिसे झोउ फैन ने 1 वर्ष तक खोजा था और नेता वह टाइटेनोसॉर था जिसे झोउ फैन ने देखा था। पिछले वर्षों में डायनासोरों ने खेती करना सीख लिया था और वे बहुत तेजी से पशु भूमि में आगे बढ़ गए थे।
जब टाइटेनोसॉर शून्य में भटकने लगा तो उसने अपनी प्रजाति को जानवरों की भूमि से बाहर निकाल लिया और अपनी भूमि बनाई। यद्यपि शून्य पारगमन 3 पर शून्य पारगमन करने वाले कृषक शासकों में उसकी शक्ति सबसे कमजोर थी, फिर भी वह अपनी स्थिति बनाए रख सका। बैठक के बारे में सुनकर झोउफान वहां पहुंच गया। वह अन्ना, ड्रैगन राजा और टाइटेनोसॉर की प्रगति देखने के साथ साथ बंदर राजा को पहली बार देखने के लिए भी उत्सुक था। सम्मेलन उस जगह पर था जहां चारों भूमियां मिलती थीं और झोउफान बहुत जल्द वहां पहुंच गया। बादलों के बीच से दिखाई देने वाले एक विशाल पहाड़ की चोटी पर खंभों वाली एक सफेद गोलाकार इमारत थी। झोउफान ने 2 अलग अलग प्रजातियों को इमारत में आते देखा। सभी डायनासोर मानव रूप में बदल गए थे, जिससे रंगों और आकृतियों का एक तमाशा बन गया था। झोउफान अनजाने में एक सीढ़ी पर टेलीपोर्ट हो गया और इमारत में घुस गया। उसने एक ऐसा लबादा ओढ़ लिया जिससे कोई उसका चेहरा या शरीर न देख सके। फिर भी किसी ने उसे अजीब नजरों से नहीं देखा। वहां अजीब तरह के कपड़े पहने और भी बहुत से लोग थे। जब वह मुख्य हॉल के अंदर पहुंचा तो झोउफेन ने देखा कि 5000 सीटें थीं और नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे का एक भी व्यक्ति इमारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। किसी कोलोसियम की तरह बीच में एक समतल जगह के चारों ओर कई कुर्सियां थीं। समतल जगह के बीच में 4 सीटों वाली एक मेज थी। उन सभी सीटों पर झोउ विश्व के लिए कोई न कोई बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा था। सबसे बड़ा और सबसे उल्लेखनीय मानव आकार का टाइटेनोसॉरस था। रूप बदलने के बावजूद वह अब भी 15 फुट लंबा और कई फुट चौड़ा था। उसके शरीर पर गोलेम की तरह चट्टानें ढांकी हुई थीं। उसके बगल में एक मानवरूपी बंदर बैठा था जिसके सिर पर एक डंडा और सुनहरा सिर का पट्टा था। वह निस्संदेह बंदरों का राजा था और उसका नाम सुन वुकोन था। इतना समय बीत जाने के बाद वह शून्यता के 5वें स्तर पर था। वानरराज के बगल में एक जाना पहचाना चेहरा था, इस बार मानव रूप में। ड्रैगनराज अपने शरीर के ज्यादातर हिस्से पर लाल शल्कों से ढके बैठे थे। उनकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उनमें दानव जैसी लालिमा थी। अब वह शून्यता के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके थे। आखिरकार सफेद बालों और बैंगनी आंखों वाली अन्ना उसके बगल में बैठ गई। वह ऐसी लग रही थी मानो उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी हो, लेकिन उसकी साधना शून्य यात्रा के 6ठे स्तर पर थी। झोउफेन भीड़ के बीच बैठा और बैठक शुरू होने का इंतजार करने लगा। जब हॉल की सभी सीटें भर गईं, तो अन्ना ने अपना हाथ हवा में उठाया। एक पल में सब चुप हो गए। आज हम 15वीं शताब्दी की नस्ल परिषद में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि झोउ विश्व में कोई भी अति अराजकता न हो, उसके बाद ही हम अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। जिन प्रतिनिधियों के पास इस विषय पर बोलने के लिए कुछ है वे अब खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा। जिन प्रतिनिधियों की उसने बात की वे प्रत्येक भूमि के शासक नहीं थे, बल्कि उनके सीधे अधीन थे। उदाहरण के लिए पशु भूमि के प्रतिनिधि प्रत्येक जाति के नेता होंगे। डायनासोर के प्रतिनिधियों में प्रत्येक प्रजाति का नेता शामिल होगा। सर्वोच्च पशु भूमि के प्रतिनिधि कुछ अधिक शक्तिशाली जानवर होंगे। दिव्य भूमि के प्रतिनिधि मीनार के नेता या बड़े शहरों के महापौर होंगे। एक बात जो लगातार बनी रही वह ये थी कि हर प्रतिनिधि बिना किसी अपवाद के न्यूनतम आत्मा निर्माण स्तर पर था। जहां तक आत्मा निर्माण साधकों की संख्या का सवाल है, वह हर जाति के लिए अलग अलग था। उदाहरण के लिए, यद्यपि दिव्य जाति के पास अब 50 आत्मा निर्माण साधक थे, वे केवल 10 ही लेकर आए। बाकी लोगों के पास भी आत्मा निर्माण साधक थे जिन्हें वे नहीं लाए थे। बैठक में एक और बात गौर करने लायक थी। अन्ना और ड्रैगन राजा के पीछे बैठे 2 लोग। उन्हें भी शून्य गमन की साधना थी और वे अपनी जाति के नेताओं के पीछे बैठे थे। जहां तक प्रतिनिधियों का सवाल है, वे सीटों की पहली पंक्ति पर बैठे। उसकी बातें सुनकर हर जाति के कुछ लोग खड़े हो गए। उन्होंने अलग अलग बातें बताईं, लेकिन सबका सार यही था, किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमें मदद चाहिए, या हमें ये पता लगाने में मदद चाहिए कि ये बुरे काम किसने किए हैं। हमें मदद चाहिए। सभी को रिपोर्ट करने में तथा दौड़ के नेताओं को अपनी कार्रवाई घोषित करने में केवल कुछ मिनट लगे। इसके बाद अन्ना ने एक बार फिर भीड़ को शांत किया और बोले, अगला, हमें हाल ही में बंदर राजा द्वारा डायनासोर के क्षेत्र पर किए गए अतिक्रमण के बारे में बात करनी है। क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? सुन वुकोन, अन्ना ने पूछा। खरगोश जाति ने अपने खेत का विस्तार करने का फैसला किया है और उन्हें और जमीन की जरूरत है। हमने जो जमीन ली है उसके बदले में हम डायनासोर जाति को 1000 सोने के सिक्के देंगे। बंदर राजा ने कर्कश मगर घमंडी आवाज में कहा, 1000 सोने के सिक्के तुम्हारे द्वारा जीते गए इलाके के नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं है, और ये तो हमारी जाति का अपमान है। टाइटेनोसॉर ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे कई लोगों की रूह कांप उठी। तो फिर तुम इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते? बंदर राजा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जब उन पर भारी दबाव पड़ा तो टाइटेनोसॉर गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बस, अन्ना और ड्रैगन राजा दोनों ने एक साथ कहा। दोनों की आभाओं ने दोनों पक्षों को दबाने का काम किया।
टाइटेनोसॉर अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया, जबकि बंदर राजा अपनी अभिमानी नजर से रुक गया। याद रखो, अन्ना ने शुरू किया, हम सबका एक ही दुश्मन है, मौत। उसने कहा, सुन वुकोंग, हम सब जानते हैं कि खेत बढ़ाने के लिए तुम्हें डायनासोर की जमीन लेने की जरूरत नहीं थी। तुमने तो बस अपनी छोटी सी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया था। तुम्हारे साम्राज्य के पीछे विस्तार करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी खाली जगह है। अगर तुमने फिर से डायनासोर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की तो हम खुद हस्तक्षेप करेंगे। अन्ना ने दबंगई से कहा। उसकी कही हर बात सच थी। चारों जमीनें दुनिया के आधे हिस्से पर भी नहीं थीं, फिर भी इतनी जमीन थी कि हर कोई उसका इस्तेमाल या दावा कर सकता था। बंदर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल उसकी बात पर सिर हिला दिया। मृत्यु की बात करें तो उसके आखिरी हमले को 1000 साल हो गए हैं। वह किसी भी क्षण आ सकता है और हमें मिटाने की कोशिश कर सकता है। अगली बार जब वह आएगा तो हमें मिलकर उसे हमेशा के लिए मार डालना होगा, अन्ना ने कहा। इसी समय ड्रैगन राजा ने आवाज लगाई, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। क्या हम उसे मार भी सकते हैं? वह सचमुच मौत है। नहीं, वह मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु का देवता है, उसने खुद कहा है। असल में अगर वह स्वयं मृत्यु भी होती तो भी हम उसे मार सकते थे। दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती, अन्ना ने ड्रैगन राजा से कहा। बाकी शासकों ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। पिछले 10,000 सालों से द ग्रेट रीपर एक चर्चित विषय रहा था और एक भी संवेदनशील प्राणी, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, ने उसका नाम नहीं सुना था। कई सालों से बच्चों को उसके बारे में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थीं मानो वह उनके बिस्तर के नीचे कोई राक्षस हो। माता पिता कहते थे कि अगर वे कोई शरारत करेंगे तो मौत उन्हें ले जाएगी। अन्ना के ग्रिम रीपर के बारे में बोलने के बाद बैठक कई अलग अलग विषयों पर आगे बढ़ी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि खुद ड्रैगन किंग ने युवा पीढ़ी को हर 100 साल में एक बार युद्ध करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। ये युवा लोगों को तेजी से साधना करने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही जातियों के भविष्य का पूर्वाभास भी कराएगा। ये युद्ध केवल 100 वर्ष से कम आयु वालों के लिए होगा, जिसे कोई भी साधक काफी कम आयु का मानता था। नियमों को समायोजित करने और यह विचार अच्छा है या नहीं, इस पर विचार विमर्श करने में काफी समय व्यतीत होने के बाद इस विचार पर सहमति बनी और 100 वर्षों में अगली सभा में इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक देश प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5 युवा प्रतिभाओं को लाएगा और विजेता और उपविजेता दोनों को पुरस्कार मिलेगा। कुछ घंटों बाद मीटिंग लगभग खत्म हो गई। जैसे ही अन्ना मीटिंग खत्म होने की घोषणा करने वाली थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ की ओर मुड़कर उसने एक खास व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति लिबादा पहने झोउ फैन था, जो अभी अभी लिबादे में बदला था। जिस आदमी को वह घूर रही थी उसके हाथ में एक दरांती आ गई और ऐसा महसूस किया जा सकता था कि बैठक में सभी पर मौत टूट पड़ी है। इससे पहले कि कोई भी कमरे में छाए मौत की अचानक आहट पर प्रतिक्रिया कर पाता, लिबादा पहने आदमी ने अपने हाथ में दिखाई देने वाली दरांती को चारों शासकों की ओर घुमाया। केवल अन्ना ही समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थी, क्योंकि उसने पहले ही इस बात को समझ लिया था तथा उस आदमी द्वारा फेंके गए कीवी के टुकड़े की ओर बर्फ का भाला फेंका। दोनों के बीच टक्कर हुई और वे दोनों हवा में ही बिखर गए तथा उस आदमी के हमले ने अन्नास को कुछ हद तक पराजित कर दिया। वह आदमी झोउ फैन नहीं था, बल्कि एक नकली शरीर था जिसे झोउ फैन ने खुद के लिए बदल दिया था। उसमें शून्यता 7 और मृत्यु क्यूई की साधना थी, साथ ही अब अस्थि क्यूई और रक्त क्यूई भी थी। ग्रिम रीपर्स की नई साधना स्तर 1 ने अन्ना और ड्रैगन राजा दोनों को ऊपर उठा दिया, जिनकी साधना शून्य पारगमन के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी और बंदर राजा और टाइटेनोसॉर से कई स्तरों से आगे निकल गई थी। झोउ फैन आकाश में खड़ा होकर घटनाओं को घटित होते देख रहा था। जैसे ही अन्ना और लबादाधारी आदमी के हमले आपस में टकराए, बाकी 3 शासक अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि लबादाधारी आदमी की आभा क्या दर्शाती है, जिसमें बंदर राजा और टाइटेनोसॉर भी शामिल थे, जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। दरअसल जैसे ही उसने अपनी आभा छोड़ी, हर कोई समझ गया कि वह किंवदंती का भयानक रीपर है। चारों शासक लड़ने की मुद्रा में खड़े हो गए, जबकि सभा में मौजूद नवजात आत्मा साधक बाहर भाग गए। जहां तक शेष बचे आत्मा निर्माण और शून्य गमन साधकों का प्रश्न है, वे भी मृत्युदंड देने वाले से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही आखिरी नवोदित आत्मा साधक इमारत से बाहर निकला, लिबादा पहने आदमी ने ऊपर देखा। पिछली बार जब वे लड़े थे तब से उसका चेहरा एक दिन भी नहीं बदला था। क्या तुम्हें मेरी याद आई? यमराज ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन आप गलत जगह आ गए हैं, अन्ना ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अचानक एक ऐसी संरचना सक्रिय हो गई जिसने पूरे सभा भवन को घेर लिया। अन्ना में शक्ति का संचार हुआ और उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे ही उसने उसकी बढ़ती हुई शक्ति को बाधित करने के प्रयास में उस पर हमला किया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। दुर्भाग्यवश ड्रैगन राजा, जो मानव रूप में किनारे पर खड़ा था, अपने ड्रैगन रूप में वापस आ गया और हमले को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे उसे केवल मामूली चोटें आईं।
फिर उसने ग्रिम रीपर को घूरा और मैग्मा और आग की लपटें उगली, जिसमें भारी मात्रा में दानव क्यूई थी, साथ ही अन्य सभी क्यूई भी थीं। ग्रिम रीपर ने जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि ड्रैगन राजा के सिर के ऊपर से हवा में गोली चलाकर हमले को चकमा दे दिया। फिर उसने अपनी हथेली नीचे की ओर धकेली और झोंफान जैसी चाल के साथ हवा से नीचे उतरा। अस्थि क्यूई और मृत्यु क्यूई से बनी एक विशाल अस्थि हथेली आकाश से उतरी। इस हमले ने बेखबर ड्रैगन राजा को मारा और उसे मीलों दूर जमीन में धंसा दिया। एक पर्वत श्रृंखला का आधा हिस्सा गिराने के बाद ही उसके शरीर ने हिलना बंद किया। हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। झोऊ फैन ने ड्रैगन राजा की उसके बढ़ते आकार के लिए सराहना की, जो अब अधिकांश पहाड़ों से भी छोटा लग रहा था, लेकिन उसे इस तरह से गंभीर रीपर को कम करके नहीं आंकना चाहिए था। दुष्ट ने एक बार फिर अपना ध्यान अन्ना की ओर लगाया, लेकिन अब वह भी अपनी आंखों और पूरे शरीर पर छाई नीली आभा से उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर कोने में एक तूफान चल रहा हो। उसने ग्रिम रीपर की तरफ एक जोरदार मुक्का मारा और बर्फ की क्यूई से बनी एक भुजा जमीन से निकलकर उसकी तरफ उछली। ग्रिम रीपर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आसपास का इलाका बर्फ की क्यूई से घिरा हुआ है और वह समय रहते उसे तोड़कर बच नहीं पाएगा। ग्रिम रीपर ने अपनी पुरानी चाल दोहराए और डेथ क्यूई से बने एक जियाओलोग जैसे ड्रैगन को मुट्ठी से टकराने के लिए भेजा। उसके हमले से मुट्ठी धीमी और कमजोर हो गई, लेकिन ग्रिम रीपर को फिर भी उसका सामना करना पड़ा। उसने मुक्का मारा और बर्फ की विशाल भुजा से टकराया। वह दुष्ट हवा में उड़ गया और फिर नीचे गिरकर जमीन पर गिर पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से खड़ा हो गया। उसकी हड्डी वाला हाथ थोड़ा टूट गया था, क्योंकि उसे पिछली पूरी लड़ाई में लगी चोट से भी अधिक चोट लगी थी। हमला करने के बाद भी अन्ना हवा में खड़ी रही और उसके चारों ओर अनेक नीले रंग की आभा गूंज रही थी। तुम दोनों आओ और इस लड़ाई को खत्म करने में मेरी मदद करो, उसने टाइटेनोसॉर और बंदर राजा की ओर देखते हुए कहा। ऐसे समय में दोनों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। टाइटेनोसॉर अपने डायनासोर रूप में वापस आ गया, जबकि वानर राजा ने उसकी पीठ के पीछे से उसकी छड़ी पकड़ ली। तीनों ने अग्निकन्या की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अन्ना उड़ रही थी और बाकी दो जमीन पर। अग्निकन्या भी तीनों की ओर दौड़ी और बीच में उनसे मिली। वह सबसे पहले अन्ना के पास पहुंचा और मृत्यु कन्या से लिपटी एक अस्थि तलवार से उस पर वार किया। वह कुछ देर के लिए बाईं ओर खिसक गई, क्योंकि बंदर राजा बगल से आया और उसने अपना दंड, जो अब बौद्ध क्यूई से ढका हुआ था, ग्रिम रीपर के कुल्हे की ओर बढ़ाया। उसका हमला ग्रिम रीपर तक पहुंच गया और उसे दूसरी ओर धकेल दिया, जहां टाइटेनोसॉर ने उस पर हमला किया, जिससे वह हल्की चोटों के साथ जमीन में गहराई तक धंस गया। ग्रिम रीपर एक क्षण के लिए भी नहीं रुका और वह जमीन से बाहर निकल आया। उसकी हड्डियां अब अधिक स्थानों पर टूट गई थीं और एक विशाल दरांती का आकार ले लिया, जो टाइटेनोसॉर की ओर बढ़ गया। टाइटेनोसॉर का आकार उसकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि वह समय पर दूर नहीं जा सका और हमले ने उसे क्षैतिज रूप से गहराई तक घायल कर दिया। यह उसे युद्ध से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसे आधे मिनट तक दूर रखने के लिए पर्याप्त था। अन्ना ग्रिम रीपर के सिर के ऊपर पहुंची और बर्फीली तलवार से वार किया। ग्रिम रीपर बचने ही वाला था कि बंदर राजा ने नीचे से आकर उसकी आंत में घूंसा मारा। इस हमले से वह सीधे अन्ना की बर्फीली तलवार के रास्ते में वापस उड़ गया। तलवार उसकी बांह से टकराए और लगभग कट गई। सौभाग्य से वह तलवार के बल का इस्तेमाल करके हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। वह उन दोनों से दूर हट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके शरीर की हड्डियों में कई दरारें पड़ गई थीं और उसका हाथ लगभग कट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नरक का देवता लगभग हार चुका है, लेकिन अचानक उसने अपनी दोनों भुजाएं हवा में उठा लीं। मृत्यु की अपार शक्ति उसके अंदर से निकली और उसकी पीठ के पीछे एक विशाल प्रेत का रूप लेने लगी। अन्ना और बंदर राजा जो कुछ भी कर रहे थे, उसमें बाधा डालना चाहते थे, लेकिन मृत्यु की अत्यधिक मात्रा ने उन्हें पीछे धकेल दिया और वे गंभीर रीपर के 100 फीट के भीतर भी नहीं पहुंच पाए। दोनों को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे बिना तैयारी के न रहें। अन्ना ने अपनी सारी क्यूई खर्च करके एक बार फिर बर्फ की रानी बनाए और फिर अपनी क्यूई वापस पाने के लिए गोलियां खानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। वानरराज ने भी अपनी सारी क्यूई खत्म कर दी, लेकिन उसके पीछे पैर क्रॉस करके बैठे एक विशाल बुद्ध का भूत बनने लगा। यह धुंधला था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि यह शक्तिशाली था। अगर वानरराज ये चाल पूरी तरह से कर पाता, तो वह अपने ही लोक के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। जब टाइटेनोसॉर और ड्रैगन राजा बड़ी लड़ाई शुरू होने से पहले अपनी चोटों का इलाज कर रहे थे, तब दोनों ने अपनी क्यूई पुनः प्राप्त कर ली। जहां तक झोऊ फैन का प्रश्न है, वह नई और उन्नत बर्फ रानी को देख रहा था, साथ ही बंदर राजा द्वारा बनाए गए विशाल बुद्ध को भी देख रहा था। बर्फ की रानी के पास अब ज्यादा कवच थे और वह पिछली बार से ज्यादा जीवंत लग रही थी। बेशक वह पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर भी थी। जहां तक विशालकाय बुद्ध की बात है, तो यह उस बुद्ध से अजीब समानता रखता था जिसे झोऊ फैन जानता था, लेकिन यह अपेक्षित था, क्योंकि झोऊ फैन ने बुद्ध क्यू को कई मायनों में उसी पर आधारित किया था।
ग्रिम रीपर द्वारा प्रेत का रूप धारण करने से लेकर मृत्यु क्यूई का अवरोध समाप्त होने तक का पूरा क्रम केवल 20 सेकंड तक चला। ग्रिम रीपर के पीछे एक विशालकाय आकृति थी जो आकाश में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने खुद को काले कपड़े से ढक लिया हो और मृत्यु क्यूई का इस्तेमाल कर रहा हो। टाइटेनोसॉर, अन्ना, बर्फ रानी और बंदर राजा और उसका प्रेत ग्रिम रीपर के सामने खड़े थे और जैसे ही अवरोध हटा उन्होंने हमला कर दिया। बर्फ रानी ने अपनी तलवार से हमला किया जबकि अन्ना ने छोटे छोटे हिमकणों का एक गुच्छा कटनी की ओर फेंका। टाइटेनोसॉरस दहाड़ा और धरती से कांटों का एक गुच्छा निकलकर कटनी की ओर उछला। बंदर राजा प्रेत बुद्ध के ऊपर बैठ गया और कटनी की ओर अपनी हथेली से हमला किया। ये देखकर दुष्टात्मा घबराया नहीं, बल्कि जब हमले उसकी ओर आए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसके पीछे के प्रेत ने मृत्यु क्यूई से एक विशाल तलवार बनाए और आगे बढ़ा और नीचे से ऊपर की ओर तिरछे प्रत्येक हमले की ओर वार किया। सुनामी जैसी मृत्यु क्यूई की लहर ने हर हमले को तब तक रोके रखा जब तक कि आश्चर्यजनक रूप से वह बुद्ध प्रेत की हथेली तक नहीं पहुंच गई। हथेली मृत्यु क्यूई की विशाल तलवार से टकराती रही। कुछ सेकंड बीतने के बाद दोनों हमले पीछे हट गए। ये देखकर अन्ना के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। सभी लोग बंदर राजा के बुद्ध के पीछे जाएं और उन्हें अपनी क्यूई प्रदान करें। वह चिल्लाए। फिर उसने बर्फ की रानी को शुद्धची में बिखेर दिया और उसे बंदर राजा की ओर भेज दिया। वह तुरंत समझ गया और उसने अपनी बुद्ध प्रक्षेपण को उसकी दी हुई सारी ची प्रदान कर दी। बुद्ध प्रक्षेपण और भी ठोस और कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया। टाइटेनोसॉर ने भी वानरराज की ओर क्यूई का एक बड़ा भार भेजा जिससे उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई। सभी ने सोचा कि बस हो गया, लेकिन ड्रैगनराज, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और दूर जाकर अपनी स्थिति सुधार रहा था, ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी क्यूई को उस प्रक्षेपण की ओर भेजा जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और वह लगभग ठोस हो गया। ग्रिम रीपर ने भौहें चढ़ाई और उसे पता था कि बाकी लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। बुद्ध क्यू उन कुछ चीजों में से एक थी जो सीधे तौर पर मृत्यु क्यू और सभी बुरी या भयावह क्यू का विरोध कर सकती थी। ग्रिम रीपर के पीछे की आकृति हवा में उछली और बुद्ध पर वार करने से पहले एक और मृत्युची तलवार बनाई। बुद्ध ने अपनी एक हथेली उठाए और उसे मृत्युची तलवार की ओर ऊपर की ओर धकेला। तलवार तुरंत वहीं रुक गई और तितर बितर हो गई। हवा में तैरती हुई आकृति जमीन पर आ गिरी और अपने शरीर को मोड़कर एक और मृत्युची तलवार बनाकर बुद्ध को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। बुद्ध की हथेली अभी भी हवा में थी, लेकिन उन्होंने नए हमले को रोकने के लिए अपनी दूसरी हथेली हिलाई और ऐसा सफलतापूर्वक किया। जब बुद्ध ने अचानक अपनी आंखें खोली तो कटनी का देवता निराश हो रहा था। एक सुनहरी चमक दिखाई दी और कटनी के देवता को अचानक खतरे का गहरा एहसास हुआ। वह हथेली जो उस स्थान पर हवा में थी जहां हमले को रोका गया था, बहुत तेजी से नीचे की ओर आई, उस गति से जिस पर क्रिम रीपर लगभग प्रतिक्रिया कर सकता था, और उस आकृति की ओर बढ़ गई जिसे क्रिम रीपर ने उत्पन्न किया था। आकृति को हिलने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि हमला सीधे उसकी छाती पर लगा और उसमें सुनहरी रोशनी फैल गई। बुद्ध क्यू के शरीर पर आक्रमण करने से वह आकृति टूटने लगी और जमीन में बिखरने लगी। बुद्ध का प्रक्षेपण स्वयं ग्रिम रीपर पर हमला करने वाला था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया और हवा में ऊपर पुनः प्रकट हुआ। इस बार तुम भाग्यशाली रहे। मैं तैयार नहीं था। अगली बार ऐसी तरकीबें काम नहीं आएंगी, उसने दूर से कहा। बुद्ध ने उसे हवा से ही थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन वह मृत्यु का देवता शुद्ध मृत्यु क्यूई में बदल गया और आंखों से ओझल हो गया। लानत है, अन्ना चिल्लाया। इससे पहले कि वह उसे मार पाती, वह एक बार फिर भाग गया। वह अब भी उनके लिए खतरा बना हुआ था और उन्हें नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। इस तथ्य के बावजूद कि लड़ाई 1 घंटे से भी कम समय तक चली, इससे हुई क्षति पिछली लड़ाई से कहीं अधिक थी। कई पहाड़ नष्ट हो गए थे और जमीन में ढेरों गड्ढे और दरारें पड़ गई थीं। पूरी लड़ाई के दौरान जमीन इतनी हिली कि कई कोर फॉर्मेशन साधक मिनटों में ही मर गए। सौभाग्य से जो लोग आए वे केवल नए आत्मा साधक और उससे ऊपर के थे और वे युद्ध से दूर निकलने में भी कामयाब रहे थे। उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। हालांकि मुख्य 4 योद्धाओं को गंभीर चोटें आईं, खासकर ड्रैगन राजा, जो युद्ध की शुरुआत में ही बुरी तरह घायल हो गया था। सबसे पहले बैठक में उपस्थित आत्मा निर्माण साधकों ने युद्ध में सहायता करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें तुरंत ही यह एहसास हो गया कि वे तभी मारे जाएंगे जब वे युद्ध के निकट होंगे। इसलिए शून्य पार करने वाले साधकों ने प्रघात तरंगों को रोक दिया और उन्हें दूर ले गए। शून्य पार करने वाले साधकों को युद्ध समाप्त होने से पहले लौटने का भी समय नहीं मिला। यद्यपि इसे एक जीत कहा जा सकता है, लेकिन ग्रिम रीपर को कोई स्थायी क्षति नहीं हुई, जबकि चारों शासकों को किसी न किसी प्रकार की चोटें आईं। वानरराज, जिसने बुद्ध को बुलाया था, अब जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। युद्ध ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था और उसकी सारी क्यूई क्षीण हो गई थी। खुशकिस्मती से उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि वह 1 हफ्ते से भी कम समय में पूरी तरह स्वस्थ होकर होश में आ जाएगा। झोउ दुनिया के दूसरी ओर झोउ फान एक नए क्षेत्र के निर्माण को देख रहा था।
दुनिया का विस्तार पहले ही शुरू हो चुका था और झोउफान का अनुमान था कि इसे पूरा होने में 5 साल लगेंगे। भूभाग में बदलाव देखते हुए झोउफान ब्रह्मांड की जीवन शक्ति बढ़ाने के उपाय सोचने लगा। उसे सौरमंडल के उन दूसरे ग्रहों की याद आ गई थी जहां झोउ दुनिया बसती थी और उसने उन्हें भी जीवन देने के बारे में सोचा। वह राक्षसों जैसी एक और नई मानव प्रजाति बना सकता था या फिर इंसानों को फिर से बना सकता था। हालांकि वह पहले उन्हें अपने नश्वर दांव से जोड़ना चाहता था। अगर वह एक ऐसी श्रृंखला बना पाता जो सभी ग्रहों को उसके नश्वर दांव के माध्यम से जोड़ती, तो दुनियाओं को जीवन देने से उसे कई लाभ मिलते। दुर्भाग्य से ये बात अभी उसके लिए बहुत जटिल थी। जब उसकी साधना निम्न दांव सृजन के 5वें स्तर पर पहुंच जाएगी, तो वह फिर से प्रयास करने पर विचार करेगा। दुनिया का विस्तार पूरा होने में थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए झो फेन ने कुछ और अवसर जोड़ने का फैसला किया। उसने पहले जांच की और जैसी की उम्मीद थी, दोनों अवसर अभी भी मौजूद थे। खड्ड में तलवार बिल्कुल भी नहीं मिली थी और चुनौतियों द्वारा संरक्षित ढाल हाल ही में खोजी गई थी। कुछ डायनासोरों ने इस चुनौती का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी तीसरे स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया। झोउफान ने अनुमान लगाया कि अगले 10,000 सालों में गुफा को चुनौती देना डायनासोरों की परंपरा बन जाएगी। आखिरकार पहले स्तर को पार करने वाले लोगों को इनाम तो मिल ही गए थे। भले ही उन्होंने किसी को बताने की योजना न बनाई हो, पर आखिरकार पता चल ही गया। चुनौती के आसपास की संरचनाओं की ताकत बढ़ाने के बाद झोउफेन एक नया अवसर बनाने के लिए चले गए। वह झोउ वर्ल्ड के साथ साथ चलता रहा जब तक कि उसे एक महासागर नहीं मिल गया। यह विशाल था और आंखों की पहुंच से बाहर तक फैला हुआ था। झोउफेन ने वहां एक अवसर तलाशने के बारे में सोचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि समुद्र के लिए कौन सा अवसर उपयुक्त होगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक खास चाबुक बनाने का फैसला किया। वह उसे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रखेगा और उसके चारों ओर घातक आकृतियां बनाएगा। वह एक रास्ता जरूर छोड़ेगा, लेकिन वह अदृश्य होगा और उसे पाने के लिए बेहद भाग्यशाली होना पड़ेगा। एक बार चाबुक उनके हाथ लग जाए तो वे बिना किसी नुकसान के संरचनाओं से निकल सकते थे। इसलिए मुसीबत में पड़ने पर वे छिपने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। विचार पक्का करने के बाद झोउफान समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। वह कई मील दूर था और झोउफान को उसे ढूंढने में काफी देर लग गई। ये बिंदु 2 लाख फीट गहरा था और नींव स्थापना के नीचे किसी के लिए भी दबाव असहनीय होता। दरअसल 10वें स्तर के नींव स्थापना साधकों को भी इतनी गहराई में जीवित रहना मुश्किल हो जाता। वे तभी जीवित रह पाते जब उन्हें पानी से लगाव होता। झोउफान समुद्र तल की ओर बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने ही वाला था, उसका पैर उसमें पड़ गया। हैरानी की बात यह थी कि जिसे वह समुद्र तल समझ रहा था, वह दरअसल धूल और मलबे की एक परत थी। जब झोउफान उस परत के नीचे पहुंचा तो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। हर जगह जगमगाती रोशनियां और तैरती मछलियां थीं। दबाव अभी भी अविश्वसनीय था, लेकिन वे ऐसे इधर उधर घूम रही थीं मानो कुछ हुआ ही न हो। वे तो किसान भी नहीं थे। सबसे आम नज़ारा तो अलग अलग आकार और रंग के कीड़े थे। कुछ नीले थे और बिजली छोड़ रहे थे, जबकि कुछ पीले थे और चट्टानों के नीचे छिपे हुए थे। पूरे इलाके में मूंगे और अविचल जीवन भी था। तल पर कुछ चीजें खाने योग्य और स्वादिष्ट भी लग रही थीं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की तलहटी में कोई और दुनिया हो। झोउफेन उत्सुकता से उस इलाके में घूमने लगा और उसे कई और दिलचस्प चीजें मिली। एक खास चीज ने झोउफेन को बहुत चौंका दिया। वहां एक मछली जैसा प्राणी तैर रहा था जिसका सिर इंसानों जैसा था। उसकी पूंछ मछली की थी, लेकिन ऊपरी धड़ इंसान का था। झोउफेन ने तुरंत इसे स्कैन किया और यह जानकर निराश हो गया कि इसमें बहुत कम या कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसे ठीक किया जा सकता था। झोउफान ने तय किया कि कोई अवसर पैदा करने से पहले वह उस प्राणी को बुद्धि प्रदान करेगा जो उसके आगे तैरकर निकल गया था और उसे एक नई जाति बना देगा। झोउफान उस मछली जैसे जीव का पीछा करता रहा जब वह तैरकर दूर जा रहा था। उसने तैरने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बाहों को बगल में रखकर मछली की तरह अपनी पूंछ फड़फड़ाई। वह जीव एक निश्चित दिशा में तैरता रहा जब तक कि अचानक नीचे की ओर नहीं चला गया। झोउफान उस जगह गया जहां वह नीचे उतरा था और उसे एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला। झोउफान उसमें नीचे गया और सुरंगों की एक श्रृंखला देखी। झोउफान ने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की ताकि वह पता लगा सके कि वह कहाँ गया था और सुरंगों में उसका पीछा किया। 10 मिनट तैरने के बाद वह जीव अंततः सुरंगों के समूह से बाहर निकलकर एक बड़ी पानी के नीचे की गुफा में घुस गया। झोउफेन उसके पीछे गया और इतनी गहराई में इतनी बड़ी जगह देखकर हैरान रह गया। झोउफेन को समुद्र में सबसे गहरे स्थान के अपने पिछले अनुमान को भी बदलना पड़ा। झोउफेन ने गुफा के चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि गुफा में मछली जैसे कई और जीव हैं। दरअसल सैकड़ों की संख्या में। जाहिर है यह कोई अनोखा जानवर नहीं था जो किसी महान जानवर जैसा दिखता हो, बल्कि एक पूरी प्रजाति थी। झोउफान ने कुछ देर सोचा और उन्हें जलपरियां कहने का फैसला किया।
वे खुले आसमान के नीचे सोते थे और उन्होंने कोई भी संरचना नहीं बनाई, जिससे जोऊ फैन को एक बार फिर यह साबित हो गया कि वे कोई बुद्धिमान जाति नहीं थे। जोऊ फान ने उस मत्स्यांगना को पकड़ लिया जिसका वह क्यूई के साथ गुफा तक पीछा कर रहा था और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसकी सारी गति भी रोक दी ताकि वह स्थिर रहे। जोऊ फान ने अपना अंगूठा मत्स्यांगना के सिर पर रखा और उसके दिमाग से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले उसने अपनी थोड़ी बुद्धि लगाकर उसके दिमाग को शुरू किया, फिर उसने उस जीव के दिमाग में तारों को जोड़ना शुरू किया। पूरे दिमाग को फिर से आकार देने के बाद जोऊ फैन ने आखिरकार काम पूरा कर लिया। वह मत्स्यांगना जो पहले सहज रूप से तैर रही थी, बिना किसी नियम का पालन किए या बिना किसी विचार के, अब जोऊ फैन के सामने उत्सुक निगाहों से खड़ी थी। जोऊ फान ने उसे जल्दी से छोड़ दिया और वह अपना काम करने लगा। वह एक नवजात शिशु की तरह इधर उधर तैरने लगा, क्योंकि वह सचमुच नवजात शिशु ही था और जो कुछ भी उसके सामने आया उसका अध्ययन करने लगा। पहला काम पूरा करने के बाद जोऊ फैन गुफा में रहने वाली अन्य 100 जलपरियों के साथ भी ऐसा ही करने में सक्षम हो गया। खुशकिस्मती से गुफा बहुत बड़ी थी। अगर जलपरियों की आबादी 1 लाख तक भी बढ़ जाए तो भी उनके पास घूमने फिरने के लिए जगह तो होगी ही। बेशक उन्हें एक दूसरे के बहुत पास पास रहना होगा, मानो यह एक घनी आबादी वाला शहर हो। उन्हें बुद्धिमत्ता प्रदान करने के बाद जोऊ फान ने फैसला किया कि अब वह उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह उन्हें बिना किसी सहायता या मार्गदर्शन के अपने आप विकसित होने देगा। सूची में अगला काम था अवसर बनाना। पहले तो जोऊ फैन ने चाबुक बनाने का फैसला किया था, लेकिन आज जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। इसके बजाय अब वह एक त्रिशूल बनाएगा। इसे प्राप्त करने की एकमात्र शर्त उच्च प्रतिभा होगी। प्रतिभा की आवश्यकता ये होगी कि प्रतिभा का स्तर लगभग समान आना हो। स्वाभाविक रूप से वह उससे ऊपर की प्रतिभा को भी स्वीकार करेगा। जोऊ फान ने जोऊ विश्व के केंद्र में से कुछ सोना निकाला और उसे त्रिशूल का आकार दिया। यह सोना एक क्यूई पदार्थ था और शून्यता के स्तर पर था, लगभग अंतरिक्ष के टूटने के स्तर तक। निस्संदेह ये जोऊ विश्व और यहां तक कि ब्रह्मांड के सबसे महान अयस्कों में से एक था। जोऊ फैन ने इसे आकार देने के बाद भी नहीं रुका और इसमें कई प्रकार की क्यूई मिला दी, जिससे ये पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण क्यूई और जल क्यूई जोड़ी। ये पहले से ही एक राजा या सम्राट के लिए उपयुक्त हथियार था, लेकिन जोऊ फान ने इसमें संरचनाएं भी जोड़ी, जिससे यह एक विकास हथियार और एक देवता के लिए उपयुक्त हथियार बन गया। जोऊ फान को अपना काम पूरा करने के बाद एक पल के लिए रुककर उस हथियार को देखना पड़ा। यह निश्चित रूप से उसके द्वारा बनाए गए सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत हथियारों में से एक था। हमेशा की तरह यह एक विकास हथियार था। एकमात्र हथियार जो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है वह है जोऊ फैन द्वारा पूरे ग्रह से बनाई गई तलवार। हालांकि त्रिशूल शक्तिशाली था, लेकिन यह तुरंत उपयोगकर्ता को सबसे शक्तिशाली नहीं बना देता था। इसकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन केवल अंतरिक्ष विनाशकारी क्षेत्र में ही किया जा सकता था। बेशक अगर वे किसी दिन उससे आगे निकल गए तो हथियार और भी शक्तिशाली हो जाएगा और फिर भी अपने स्तर का सर्वश्रेष्ठ होगा। त्रिशूल तैयार होने के बाद जोऊ फैन को बस इसे कहीं रखना था और इस पर प्रतिबंध लगाना था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सके। जोऊ फान गुफा के उत्तरी भाग में गया और एक सुंदर जगह ढूंढ निकाली। वहां उसने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए। जैसे ही वह जाने वाला था, जोऊ फैन ने त्रिशूल के बगल में एक पत्थर की पट्टिका बनाई, जिस पर उसने कुछ शब्द लिखने का फैसला किया। इसमें लिखा था, जो व्यक्ति त्रिशूल को उसके स्थान से उखाड़ देगा वह समुद्र का राजा बन जाएगा, उसे उसकी प्रजा द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अन्यथा भगवान का क्रोध उस पर उतर आएगा। उन्होंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ लालची साधक इसे लेने वाले व्यक्ति को मार देंगे ताकि वे इसे अपना बना सकें। हालांकि इससे उन्हें स्वामित्व नहीं मिलेगा और त्रिशूल अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। जोऊ फान ने यह भी शर्त रखी कि केवल जलपरियां ही त्रिशूल खींच सकती हैं, अन्यथा अन्ना आसानी से वहां पहुंचकर कोई भी देवस्तरीय हथियार चुरा सकती थी। ये सब खत्म करने के बाद जोऊ फान गुफा से बाहर निकला और वापस समुद्र की सतह पर उड़ गया। उसने इस यात्रा को फलदायी माना, लेकिन एकांतवास में वापस जाने से पहले एक और अवसर जोड़ना चाहता था। जब वह अवसर ढूंढने के लिए जगह ढूंढ रहा था, जोऊ फान ने भाग्य स्थान की जांच की। जैसी कि उम्मीद थी, वह मिल चुका था और कई प्राणियों को भाग्य या शक्ति से फल मिल चुका था। अन्ना और ड्रैगन राजा ने सफेद बाघ से फल छीनने के लिए कई बार हाथ मिलाया था, लेकिन उन्हें बस कुछ ही बार सफलता मिली थी। जोऊ फैन खुश था कि उसका आइडिया ठीक से काम कर रहा था और वह मौके की तलाश में था। कई घंटों की खोज के बाद जोऊ फान को एक जगह मिल गई जो उसे उपयुक्त लगी। दिव्य भूमि के बाहरी इलाके में एक छोटा सा शहर था जिसकी आबादी 500 से भी कम थी। गांव में नींव से ऊपर का एक भी साधक नहीं था। सौभाग्य से दिव्य प्राणी मूल संरचना शरीरों के साथ पैदा हुए थे और साधना जगत में भी बिना साधना किए आसानी से जीवित रह सकते थे।
झोऊ फैन ने यह नहीं सोचा कि यह गांव इसलिए उपयुक्त स्थान है क्योंकि वहां कोई रहस्य या विशेष बात है, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक विचार था। जब उन्होंने त्रिशूल बनाया और उसे प्रतिबंधों के साथ जमीन में गाड़ दिया तो उन्होंने इसे दूसरी जगहों पर भी बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि एक अंतर ये था कि वे ऐसी कोई किंवदंती नहीं बनाते थे कि उसे निकालने वाला व्यक्ति राजा था। इसके बजाय यदि गांव वाले चाहें तो वे उन्हें हथियार के बारे में अपनी स्वयं की किंवदंती बनाने की अनुमति देंगे। झोऊ फान गांव के बीचों बीच गया और वहां हथियार रखने का फैसला किया। आसपास कुछ गांव वाले भी थे, इसलिए झोऊ फान ने हथियार रखने का तमाशा करने का फैसला किया। उसने पहले अपने आसपास के क्षेत्र को अस्थायी रूप से अदृश्य कर दिया, फिर धरती से एक चट्टान खींचकर आकाश में ले गया। वह आकाश में उड़कर उस चट्टान में रखा जाने वाला एक हथियार बनाने लगा। त्रिशूल की तरह झोऊ फान ने धरती की गहराई से सोना निकाला और उसे तलवार का आकार दिया। त्रिशूल और तलवार दोनों एक ही सामग्री से बने होंगे। झोऊ फान ने तलवार को जल क्यूई और स्वर्ण क्यूई की शक्ति देने के बजाय उसे केवल प्रकाश क्यूई की शक्ति दी। फिर उसने तलवार पर कई संरचनाएं लगाईं जिससे उसके समग्र आंकड़े बढ़ गए और वह एक विकास हथियार बन गई। अंत में झोऊ फान ने तलवार को पत्थर में भोंक दिया जिससे केवल मुठ और धार का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। फिर उसने तलवार को बाहर निकालने के लिए कुछ पाबंदियां लगा दी, लेकिन ये पाबंदियां त्रिशूलों से अलग थीं। सबसे पहले, उपयोगकर्ता में उच्च स्तर की प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरे, उपयोगकर्ता का हृदय अच्छा और शुद्ध होना चाहिए। अंत में, उपयोगकर्ता में हल्की हुई आत्मीयता होनी चाहिए। यद्यपि आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं, लेकिन केवल ऐसा कोई ही व्यक्ति हथियार की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता था। हथियार बनाने का काम पूरा करने के बाद झोऊ फैन ने आसपास के क्षेत्र को अदृश्य बनाना बंद कर दिया और इसके बजाय केवल खुद को अदृश्य बना लिया। कुछ मिनटों के बाद भी ग्रामीणों को आकाश में तलवार का पता नहीं चला, इसलिए झोऊ फैन ने आकाश में एक प्रकाश उत्पन्न किया और तलवार प्रकाश के एक स्तंभ के मार्ग का अनुसरण करते हुए जमीन पर उतरने लगी। अनजान ग्रामीणों ने तुरंत पत्थर पर गिरती तलवार को देख लिया और उस स्थान के आसपास इकट्ठा हो गए जहां वह गिरने वाली थी। कुछ ही देर में तलवार जमीन पर आ गिरी और गांव वाले उसे विस्मय से देखने लगे। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमयी चीजें देखी थीं, पर उन्होंने उन्हें सिर्फ दूर से ही देखा था। 1 मिनट बाद ही कोई तलवार निकालने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से वे उसे हिला भी नहीं पाए। कुछ देर कोशिश करने के बाद वे थक गए और हार मान ली। फिर किसी और ने तलवार खींचने की कोशिश की और असफल होने की प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि हर एक ग्रामीण ने कोशिश नहीं कर ली। इस बीच झोऊ फान अपने महल की ओर लौट रहा था। दुनिया अभी भी फैल रही थी और झोऊ फान को कहीं इंतजार करना था। एक बार जब वह महल में वापस आ गया तो झोऊ फैन ने अपना मन बदल लिया और जमीन पर उतर गया, उसी रास्ते पर चल पड़ा जो पहले उसे जानवरों के गांव की ओर ले जाता था। कुछ ही देर में वह फिर से गांव पहुंच गया। कुछ पल रुकने और फिर जाने के बजाय झोऊ फान ने तय किया कि वह अगले कुछ साल वहीं आराम से बिताएगा। पहले तो वह गांव में घूमता रहा, लोगों से काम के बारे में पूछता रहा, फिर आखिरकार उसे एक लोहार के सहायक की नौकरी मिल गई। वेतन 3 तांबे के सिक्के प्रति घंटे था, लेकिन झोऊ फान को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। समय तेजी से बीतता गया और झोऊ फैन को जल्दी ही एहसास हो गया कि लोहार एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, न केवल उसके लिए बल्कि गांव में हर किसी के लिए, चाहे वह किसी भी रूप या पृष्ठभूमि का हो। झोऊ फैन 1 साल तक लोहार के सहायक के रूप में काम करता रहा। उसके बाद लोहार अचानक बिस्तर पर पड़ गया। झोऊ फान कई बार उसे डॉक्टर के पास ले गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। झोऊ फान एक अच्छा इंसान होने के बावजूद उसने कोई दखल नहीं दिया और उसे शांति और खुशी से मरने दिया। काम के दौरान झोऊ फैन ने बहुत सारा पैसा बचा लिया था और अब उसने अपनी बचत में से कुछ के साथ एक अच्छा घर खरीदने का फैसला किया। कुछ सिक्कों की नकल करने और खुद को 20 गुना अमीर बनाने के बाद झोऊ फैन ने गांव में सबसे अच्छे घरों में से एक खरीदा, जो बालकनी वाला 2 मंजिला मकान था। उसके पास जो बाकी पैसा था वह अगले कुछ वर्षों तक शांतिपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त था। जैसा उसने योजना बनाई थी, झोऊ फैन ने अगले 4 साल शानदार जिंदगी जी। बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर धूप का चश्मा लगाए कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए झोऊ फैन को लगा जैसे दुनिया का विस्तार खत्म हो गया है। वह बैठा रहा और आह भरता रहा, फिर अनिच्छा से अपना पैर नीचे रखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर से बाहर रियल एस्टेट कंपनी की ओर चल पड़ा। उसने घर को बिक्री के लिए रखा और 2 दिन में ही बिक गया। झोऊ फान ने अपने पैसे लिए और तैरते हुए महल में वापस चला गया। महल के नीचे प्रत्येक जाति के लोगों का एक समूह था जो ऊपर जाने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। यद्यपि अन्ना और ड्रैगन राजा ने कुछ समय के लिए महल में आना बंद कर दिया था, फिर भी कई अन्य लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और सीढ़ियों पर अपनी ताकत का परीक्षण किया। झोऊ फान बिना किसी की नजर में आए उनके पास से गुजरा और महल में दाखिल हुआ। फिर वह पीछे वाले अपने कमरे में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। झोऊ फैन जल्दी ही ध्यान की अवस्था में चला गया और समय बहुत तेजी से बीत गया।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। केवल 1000 वर्ष के बाद झोउ फैन को उसके ध्यान से एक जबरदस्त झटके से जगाया गया जिसने पूरे झोउ जगत को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने ग्रह को उठाकर पूरी ताकत से फेंक दिया हो। बिना एक पल भी गंवाए झोउ फैन महल से बाहर आकाश में टेलीपोर्ट हो गया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। दुनिया पर एक सरसरी नजर डालने के बाद झोउ फैन ने देखा कि हिलने डुलने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। वह खुद से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन आसमान की एक नजर में ही उसके सवालों के जवाब मिल गए। झोउ फैन एक ऊर्जा को अविश्वसनीय गति से झोउ विश्व की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। ये कई रंगों की थी, लेकिन ऊर्जा तरंग का अधिकांश भाग नीला था। ऊर्जा तरंग देखकर झोउ फैन तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। सौरमंडल का नीला तारा फट गया था। झोउ फैन वास्तव में मानते थे कि इस क्रिया का एक शब्द है सुपरनोवा। हुआंग लोंग अकादमी के कुछ साधकों ने यह सिद्धांत बनाना शुरू कर दिया था कि कुछ तारे अपने जीवनकाल के अंत में विस्फोटित हो जाएंगे या सुपरनोवा बन जाएंगे। यह सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन यह आधिकारिक सिद्धांत बनने की प्रारंभिक अवस्था में था। झोउ फैन ने इसे यूं ही पढ़ा था जैसे वह अपनी दिव्य बुद्धि से पूरे पुस्तकालय का वार्षिक पाठ करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद भी इसे पढ़ेगा। अपने आप से सोचते हुए झोउ फैन को एहसास हुआ कि उसके पास आंतरिक बातचीत करने का समय नहीं है और इसके बजाय उसे सौरमंडल को बचाने की जरूरत है। सौभाग्यवश जो नीला तारा फटा वह झोउ विश्व को गर्मी देने वाला तारा नहीं था। झोउ फैन ने अंतरिक्ष की ओर देखा और तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। उसका पहला काम सुपरनोवा के आसपास के अंतरिक्ष को बंद करना था ताकि वह सौरमंडल के किसी भी ग्रह को नष्ट न कर सके। हालांकि झोउ फैन ने लॉकडाउन में एक छोटी सी जगह छोड़ दी ताकि विनाशकारी ऊर्जा की लहर झोउ दुनिया तक पहुंच सके। यद्यपि वह ग्रह को ऊर्जा तरंग से प्रभावित नहीं होने देना चाहता था, यद्यपि ग्रह उसे झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था, फिर भी वह देखना चाहता था कि दुनिया के लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आखिरकार झोउ फैन को भी विस्फोटित तारे को रोकने के लिए कुछ प्रयास तो करने ही पड़े होंगे। अगर वह अंतरिक्ष के विनाशकारी क्षेत्र में होता तो उसे ऐसा करने का पूरा भरोसा नहीं था। शुक्र है कि वह लंबे समय से छोटे दाव सृजन क्षेत्र में था। अंतरिक्ष में इधर उधर देखने के बाद झोउ फैन ने देखा कि कोई और व्यक्ति ऊपर आ रहा है। उस व्यक्ति के साथ 3 और आकृतियां थीं। झोउ फैन ने जल्दी से खुद को अदृश्य कर लिया, इससे पहले कि वे उसे देख पाते, और उत्सुकता से देखने लगा कि वे क्या करेंगे। जैसे जैसे आकृतियां पास आती गईं, झोउ फैन ने देखा कि वे कौन थे। आश्चर्य नहीं कि वे झोउ विश्व के 4 शासक थे। अन्ना समूह का नेतृत्व कर रही थी जबकि बाकी सभी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंततः वे अंतरिक्ष पहुंच गए और एक दूसरे के बगल में खड़े होकर विस्फोटित तारे को देखने लगे। हमें क्या करना चाहिए? टाइटेनोसॉर ने कुछ देर तक विस्फोट देखने के बाद पूछा। हम क्या कर सकते हैं? अन्ना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। चलो वापस नीचे चलें और अपनी पूरी क्षमता से अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिश करें, अन्ना ने पराजित स्वर में कहा। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि वह ऊर्जा तरंग का मुकाबला नहीं कर सकती। झोउ फैन ने जाते समय ऊर्जा तरंग को एक बार फिर देखा और अनुमान लगाया कि केवल 10 मिनट में विनाशकारी ऊर्जा ग्रह तक पहुंच जाएगी। इस बीच झोउ फैन ने झोउ दुनिया के चारों ओर लगाई गई उस व्यूह रचना की दोबारा जांच करने का फैसला किया जिसे उसने अभी भी जीवित रखा था। उसने एक बार सोचा था कि संकट के समय के लिए व्यूह रचना बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया। बेशक यह उसके नश्वर दांव के झोउ विश्व में एकीकृत होने से पहले की बात है। पहले उसने सोचा था कि वह कुछ वर्षों के बाद दुनिया छोड़ देगा, लेकिन इतने समय बाद भी वह वहीं रुका रहा। सरनी को देखने के बाद झोउ फैन को एहसास हुआ कि उसे इसे विस्तारित करने और इसे झोउ विश्व के साथ स्वचालित रूप से विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतीत में उसे अंदाजा नहीं था कि दुनिया कभी फैलेगी और उसने सरनी को एक बिंदु पर स्थिर कर दिया था। अब ये झोउ दुनिया के केवल एक छोटे से हिस्से को ही कवर कर रही थी और झोउ फैन ने कभी इस पर ध्यान देने की जरा भी परवाह नहीं की थी। झोउ फैन ने अपने हाथ की एक लहर से व्यू को ठीक कर दिया और उसे अपने वर्तमान क्षेत्र तक भी पहुंचा दिया। अब वह सुपरनोवा को आसानी से रोक सकता था, लेकिन झोउ फैन नहीं चाहता था कि यह इतना आसान हो। उसने इसे सिर्फ आखिरी पल में ही सक्रिय करने का फैसला किया। इस तरह वह देख सकता था कि हुक्मरानों के पास क्या क्या चालें छिपी हैं। व्यूह रचना को ठीक करने के बाद झोउ फैन ने यह देखना शुरू किया कि ऊर्जा को देखने के बाद शासक क्या करते हैं। अन्ना ने आत्मा निर्माण और उससे ऊपर के स्तर पर दिव्य प्राणियों को इकट्ठा किया और उनके साथ केंद्रीय शहर के चारों ओर उन्मत्ततापूर्वक व्यूह रचना शुरू कर दी। टाइटेनोसॉर ने अपनी प्रजाति को झोउ फैन द्वारा बनाए गए कालकोठरी की ओर ले जाना शुरू कर दिया। यह एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान चाल थी जो उन्हें जीवित रहने की अनुमति देती थी, भले ही झोउ फैन ने वहां नीचे की सरनी के कारण हस्तक्षेप न किया हो।
ड्रैगन राजा अपनी प्रजा को अपने पहाड़ के अंदर ले गया और अन्ना की तरह उनके साथ व्यूह रचना शुरू कर दी। अंततः बंदर राजा और उसके लोग तैरते हुए महल के पास गए और उसके नीचे छिप गए तथा दोनों ओर कतारें और संरचनाएं बना ली। ये भी एक बुद्धिमानी भरा कदम था जिससे वे बच सकते थे यदि झोऊ फैन ने हस्तक्षेप न किया होता। जैसे ही ऊर्जा तरंग झोऊ विश्व से कुछ सेकंड की दूरी पर थी, उसे धीमा करने के लिए उस पर हमले शुरू हो गए। ये हमले छिपने के स्थानों के अंदर से हो रहे थे क्योंकि शासक बाहर घायल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। सभी हमले अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन आसमान से बरस रही प्रचंड ऊर्जा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः ऊर्जा उस व्यूह से कुछ फीट की दूरी पर थी जो झोऊ विश्व की रक्षा करती थी। जैसे ही विनाशकारी ऊर्जा तरंग ने व्यूह रचना पर प्रहार किया, व्यूह रचना हजारों वर्षों में पहली बार अदृश्य होना बंद हो गई तथा एक सुनहरी चमक से जगमगा उठी जिसने प्रवेश करने की कोशिश करने वाली किसी भी ऊर्जा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झरना कांच की छत से टकरा रहा हो। शासक, जो भारी नुकसान की तैयारी कर रहे थे, ये देखकर हैरान रह गए कि कोई बदलाव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने छिपने के स्थानों से बाहर देखा तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक सुनहरा अवरोध उन्हें ऊर्जा तरंग से बचा रहा था। उनमें से हर एक के मुंह खुले के खुले रह गए और अविश्वास से उनके जबड़े जमीन पर गिर पड़े। इतनी बड़ी बाधा मौजूद हो सकती है, ये साधारण सी बात ही उन्हें अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए काफी थी। बाधा की मजबूती की तो बात ही छोड़िए। अन्ना अविश्वास में जमीन पर बैठ गई जब उसने ऊर्जा और अवरोध को टकराते देखा। किसने या किस चीज ने इतना शक्तिशाली अवरोध बनाया होगा? यह विचार उसके मन में कई बार आया जब उसने कुछ सेकंड तक यह दृश्य देखा था। उसे लंबे समय से लग रहा था कि वह ब्रह्मांड में शक्ति के शिखर पर है, लेकिन सुपरनोवा तारे की शक्ति और अवरोध की शक्ति ने उसके दिमाग में चल रहे ऐसे सभी विचारों को दूर कर दिया। वह अपने सौरमंडल में भी सबसे शक्तिशाली अस्तित्व नहीं थी, ब्रह्मांड में तो और भी अधिक। उसे यह नहीं पता था कि वह वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। खास बात यह कि वह झोऊ फैन के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि झोऊ फैन द्वारा बनाए गए ढल कालकोठरी के मालिक जैसे कृत्रिम प्राणियों की गिनती नहीं की गई थी। बाकी शासकों की प्रतिक्रिया भी कम नहीं थी। उनके सामने दिखाई गई शक्ति ने उनकी सत्ता और ताकत की चाहत को और तेज कर दिया, जो वे बहुत पहले खो चुके थे। विनाशकारी ऊर्जा 1 घंटे तक अवरोध पर प्रहार करती रही, लेकिन फिर भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। उस समय शासकों ने सभी को उनके छिपने के स्थानों से बाहर निकाल दिया था और वे अपना सामान्य जीवन जारी रखे हुए थे तथा कभी कभी उग्र ऊर्जा के दृश्य का आनंद भी ले रहे थे। एक दिन बीत गया और ऊर्जा अभी भी अवरोध के साथ काम कर रही थी। अब तक लोग काम पर जा रहे थे और सो रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो। बेशक अवरोध के बावजूद तूफान ने कुछ बदलाव तो किए ही थे। उदाहरण के लिए सूर्य के अवरुद्ध होने के कारण हर समय दिन ही दिन था। उस समय प्रकाश का रंग फीका था क्योंकि वह एक सुपरनोवा से आ रहा था और कुछ कमजोर लोगों को उसे देखकर उल्टी आने लगी। एक और बदलाव ये था कि मौसम और भी कठोर हो गया था। तूफान, बवंडर और सुनामी ज्यादा आने लगे थे और ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी थे। एक और दिन बीतने के बाद कुछ लोगों को लगातार दिन का समय परेशान करने लगा। सौभाग्य से ये वे लोग थे जो साधना नहीं कर सकते थे, जो झोऊ विश्व का एक विशाल अल्पसंख्यक वर्ग था। हालांकि इससे ये भी साबित हुआ कि सुपरनोवा कितना खतरनाक था। हालांकि खगोलीय पिंडों का जन्म कोर फॉर्मेशन साधक के भौतिक शरीर के साथ हुआ था, फिर भी वे सुपरनोवा से बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। क्यूई की कमी इसका एक बड़ा कारण थी, लेकिन फिर भी यह सुपरनोवा के खतरे को दर्शाती थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद झोऊ फैन ने सुपरनोवा को ग्रह से दूर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी सारी क्यूई और ताकत खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत समय बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि झोऊ फैन कोई काम आसानी से नहीं कर पा रहा था और उसे अजीब लग रहा था। शासकों की तरह झोऊ फैन को भी लग रहा था कि वह बहुत घमंडी हो गया था। यद्यपि उन्होंने वास्तव में अपना लगभग सारा समय साधना में बिताया, 10,000 वर्षों के बाद कुछ वर्षों का अवकाश लिया और सफलता प्राप्त की, फिर भी उनका मानना था कि वे अजेय हैं। हालांकि सुपरनोवा इतना शक्तिशाली था कि अगर वह अंदर जाता तो उसे मामूली चोटें आती, हालांकि वह आसानी से बच जाता। अंत में झोऊ फैन ने निर्णय लिया कि यह प्रयास सार्थक नहीं था और उन्होंने सुपरनोवा को जारी रहने दिया। 1 महीना बीत गया और सुपरनोवा आखिरकार थोड़ा ठंडा होने लगा, उसकी ताकत कुछ कम हो गई। हालांकि अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाता तो यह अभी भी 10-100 साल और टिक सकता था, लेकिन झोऊ फैन ने ऊर्जा को वापस धकेल दिया और उसे अपने शुरुआती बुलबुले में फंसा लिया। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने सुपरनोवा को पूरी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की और कोई छेद नहीं छोड़ा, वरना उनका अवरोध बिखर सकता था और सौरमंडल को भारी नुकसान पहुंच सकता था। एक बार ऊर्जा एकत्रित हो जाने पर दुनिया भर की जातियों ने जश्न मनाया। दुनिया के केंद्र में, जहां उन्होंने पिछली बार बैठक की थी, एक भोज का आयोजन किया गया। जो भी समय पर उस क्षेत्र में पहुंच सकता था, उसे आमंत्रित किया गया।
इस भोज में प्रत्येक जाति के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन थे तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था, जो कि युद्धरत जातियों के बीच देखने को दुर्लभ दृश्य था। उत्सव 5 दिन तक चला, फिर सब लोग वापस लौट आए। झो फान भी साधना जारी रखने के लिए महल में वापस चला गया। पहले उसे बीच में ही रोक दिया गया था, इसलिए उसने बाहर ही रहकर नज़ारे का आनंद लेने का फैसला किया। झो फान महल में अपने कमरे में लौट आया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसे एहसास हुआ कि यह पहले से थोड़ी तेज हो गई है, हालांकि 1% से भी कम। झो फैन ने जल्दी से कारण का पता लगा लिया और देखा कि सुपरनोवा के प्रभाव के कारण सभी की साधना गति अस्थायी रूप से बढ़ गई थी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि मरने और विस्फोट होने की क्रिया आखिरी बार चमकने के समान थी, और संयोगवश इससे पूरे विश्व को कुछ क्यूई प्राप्त हुई। झो फैन पर प्रभाव नगण्य था, क्योंकि वह तारे से अधिक शक्तिशाली था, यहां तक कि तारे के सुपरनोवा बन जाने के बाद भी। झो फान ने अपना सिर हिलाया और ध्यान की गहरी अवस्था में डूब गया। सुपरनोवा के प्रभाव के कारण उसके अनुमानित समय में 1 वर्ष की देरी हो गई। 9,999 साल बाद झो फान ने अपनी आंखें खोली। उनमें अपार शक्ति थी जिसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता था। झो फैन छोटे दाव सृजन क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुका था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। झो फान ने महल छोड़ने की जहमत नहीं उठाए और अपनी दिव्य इंद्रिय से पूरी दुनिया का अवलोकन किया। पिछले कुछ वर्षों में शासकों के कुछ स्तरों को पार करने के अलावा कुछ खास नहीं बदला था। अन्ना अब ड्रैगन राजा के साथ शून्य यात्रा के 8वें स्तर पर है। बंदर राजा अब शून्य यात्रा के 6ठे स्तर पर है। अंत में टाइटेनोसॉर शून्य यात्रा के 5वें स्तर पर है। झो फान ने अपने द्वारा रखे गए सभी अवसरों पर गौर किया और पाया कि एक भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। उसने विशेष रूप से जलपरियों पर ध्यान दिया कि क्या वे एक प्रजाति के रूप में आगे बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने तो बस एक बुद्धिमान समाज का निर्माण शुरू किया था। वे अभी भी साधना के बारे में बहुत कम जानते थे और जाति का सबसे मजबूत सदस्य कोर गठन में था। अपनी छोटी प्रगति के बावजूद झो फैन ये देखकर खुश था कि उन्होंने घर और महल जैसी संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया था। झो फान ने उस जगह के चारों ओर एक इमारत भी देखी जहां त्रिशूल था। ये गोलाकार थी और इसकी दीवारों में मेहराबदार छेद थे। कोई भी बेरोकटोक अंदर आ सकता था और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बस कुछ ही पहरेदार थे। झो फैन यह अनुमान लगा सकता है कि यह स्थान एक समय में टैबलेट पर की गई भविष्यवाणी के कारण बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अब यह कम लोकप्रिय हो गया है क्योंकि कोई भी इसे खींच नहीं पाया था। हालांकि त्रिशूल अंततः मत्स्यांगना जाति के लिए बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन अभी यह उन्हें पीछे ही रोक रहा है। जब तक कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने नहीं आता, तब तक जलपरी जाति समुद्र की तलहटी में हमेशा के लिए अज्ञात ही रहेगी। हालांकि एक बार उन्हें राजा मिल गया तो उनकी शक्ति में वृद्धि पौराणिक होगी और वे निस्संदेह जानवरों, सर्वोच्च जानवरों, दिव्य और डायनासोर के साथ एक नई भूमि बन जाएंगे। झो फैन मत्स्यांगना जाति से आगे बढ़ गया और उसने अपने द्वारा बनाए गए ढाल तहखाने को देखा। यह अब संपूर्ण डायनासोर जाति के लिए एक किंवदंती बन चुका था, विशेषकर तब जब टाइटेनोसॉर ने कालकोठरी में प्रवेश करने का प्रयास किया और केवल 7वीं परत तक ही पहुंच पाया। वे कालकोठरी से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः सभी जातियों को कालकोठरी और उसकी ताकत के बारे में पता चल ही गया। बाकी अफसर भी बिल्कुल नहीं बदले थे और झो फैन ने यह तय करना शुरू कर दिया कि क्या अब मृत्युदंड प्रकट होगा या नहीं। दुनिया जल्द ही विस्तार करने वाली थी और झो फैन को वैसे भी इंतजार करना होगा, लेकिन उन्हें लगा कि अगर हर 10,000 साल में मौत आती है तो वे तैयार हो जाएंगे। इसलिए झो फैन ने अगली सफलता तक मृत्यु को प्रकट न होने देने का निर्णय लिया तथा इसके स्थान पर कुछ और करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के विस्तार के लिए 10 वर्षों तक प्रतीक्षा की। झो फैन ने अधिक अवसर जोड़ने या एक और दौड़ बनाने की कोशिश करने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अभी चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उसे कुछ देर बैठकर सोचना पड़ा, तभी उसे एक विचार सूझा। झो विश्व का एक चांद था, लेकिन अब वह ग्रह के आकार के सामने बहुत छोटा था। शासक वहां ऊपर गए थे, लेकिन उन्हें चांद की परवाह करने में कोई फायदा नहीं दिखा और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। झो फैन का विचार एक और चांद बनाने का था जो दूसरे चांद की जगह ले ले। झो फैन को नहीं पता था कि वह इसे बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह इसे उसी सामग्री से बनाना चाहता था जिससे वर्तमान चांद बना है। झो फैन ने तुरंत कार्रवाई की और अपने महल से बाहर निकलकर चांद पर पहुंच गया। उसने मुट्ठी भर सामग्री उठाए और उसके गुणों को महसूस किया। पृथ्वी की चट्टान और चांद की चट्टान में मुख्य अंतर चंद्र क्यूई का था। सैद्धांतिक रूप से चंद्र क्यूई वाली किसी भी चट्टान को चंद्र चट्टान माना जा सकता है। हालांकि कुछ संरचनात्मक अंतर भी थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर झो फान झो वर्ल्ड की कुछ चट्टानों को चांद की चट्टानों में बदलना चाहता था, तो उसे इन यंत्रों का अध्ययन करना होगा और सावधानीपूर्वक बदलाव करने होंगे। दुर्भाग्य से झो फान अभी भी कुछ नहीं से कुछ बनाने में सक्षम नहीं था, अन्यथा समाधान कहीं अधिक सरल होता। झो फान ने मुट्ठी भर चांद की चट्टानें पकड़ी और झो दुनिया के केंद्र में पहुंच गया।
उसने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर उसे चांद की चट्टान से सबसे ज्यादा मिलती जुलती एक चीज मिली। चंद्र क्यू जोड़ने से पहले झोऊ फान ने पहले कठिन काम करने का फैसला किया। उसने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा और उसे गौर से देखने लगा। झोऊ फान जो कर रहा था वह किसी चीज के अस्तित्व को ही बदल रहा था। 1 मिनट बाद झोऊ फैन के हाथ में मौजूद चट्टान के स्वरूप में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। 5 मिनट बाद चट्टान पूरी तरह बदल गई थी और अब वह चांद की चट्टान जैसी दिखने लगी थी। झोऊ फान को चट्टान पर चंद्र क्यूई का एक गुच्छा डालने से पहले एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वह चट्टान जो पहले चंद्र चट्टान से केवल 90% ही मिलती जुलती थी, अब हूबहू उसकी प्रतिकृति लग रही थी। चूंकि यह पदार्थ पृथ्वी के केंद्र से था, इसलिए यह चंद्रमा से प्राप्त चंद्र चट्टान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से झोऊ फैन द्वारा रूपांतरित की गई चट्टान चंद्रमा के केंद्र में ही होगी। अब जब उसने एक बार सफलतापूर्वक ऐसा कर लिया था तो बाकी काम उसके लिए बहुत आसान हो गया। झोऊ फान ने कुछ 100 पहाड़ लिए जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था और उन सभी को चांद की चट्टानों में बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया में एक ही दिन लगा, तभी झोऊ फैन को चांद बनाने लायक पर्याप्त चांद की चट्टानें मिल गईं। झोऊ फैन आकाश में उड़ गया और झोऊ वर्ल्ड की कक्षा में एक अच्छी जगह ढूंढ ली। झोऊ फान दूसरे चांद की जगह नहीं लेगा, बल्कि एक दूसरा चांद बनाएगा। झोऊ फान ने जिस चांद की चट्टान को अपनी हथेली में समाहित करने के लिए संघनित किया था, वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंततः नीचे बैठे कुछ लोगों की नजरों में भी आ गई। मध्य रात्रि में झोऊ विश्व के कई लोगों ने अपने घरों के बाहर एक अजीब चमक देखी। उत्सुकतावश उन्होंने अपनी खिड़कियों से बाहर देखा तो उन्हें रात के आकाश में एक फैलता हुआ गोला दिखाई दिया। लोग चौंक गए और कई लोग सबको जगाने के लिए अंदर भागे। 5 मिनट के भीतर ही चंद्रमा का आकार इतना बढ़ गया कि वह पृथ्वी के चंद्रमा के समानुपातिक हो गया। झोऊ फान ने इसे बड़ा करना बंद कर दिया क्योंकि उसने शुरू में इसे इतना बड़ा बनाने की योजना ही बनाई थी। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का 5 गुना था। हालांकि झोऊ फान के पास चांद के लिए कुछ और योजनाएं थीं, फिर भी उसने चांद की ओर बढ़ती हुई कुछ उपस्थितियां महसूस की। ये उपस्थितियां झोऊ लोक में शून्य से गुजरने वाला हर साधक थीं। झोऊ फैन के पास चंद्रमा को खाली करने और अपने तैरते महल में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां से उसने देखा कि चंद्रमा पर क्या घटित हुआ। पहले तो शून्य में भ्रमण करने वाले साधक उत्सुकतावश चंद्रमा के पास पहुंचे, लेकिन शीघ्र ही उनमें इस बात को लेकर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई कि किसका क्या है। अन्ना और ड्रैगन राजा स्वाभाविक रूप से बहस में बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने अन्य शासकों के साथ निष्पक्षता के बारे में कई समझौते किए थे। उनमें से एक नियम यह था कि वे लाभ पाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दे सकते थे। यद्यपि समझौता तोड़ने पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन ऐसा करने पर उनके अपने लोग भी उन्हें नीची निगाह से देखेंगे। अंत में शासकों ने तय किया कि चांद का आधा हिस्सा बिना छुए ही छोड़ दिया जाए और बाकी आधा हिस्सा बराबर बराबर बांट दिया जाए। ये बहस इतनी अच्छी तरह से इसलिए खत्म हुई क्योंकि चांद का कोई उपयोग नहीं था। वहां कोई पेड़ नहीं थे और आप कुछ भी उगा नहीं सकते थे। अगर वे क्यूई का इस्तेमाल करके किसी जगह को रहने लायक बना भी दें, तो भी उसका नतीजा जमीन पर उगाने जैसा ही होगा। और हाँ, उन्हें अपनी मिट्टी खुद लानी पड़ेगी क्योंकि चांद की चट्टान पर कुछ भी उग नहीं सकता। चंद्रमा पर स्थित भूभाग के साथ एकमात्र काम जो किया जा सकता था वह था एक आधार बनाना, लेकिन शून्य से नीचे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां रहने के लिए उन्हें हवा लाने के लिए एक संरचना बनाने की आवश्यकता होगी और जमीन से चंद्रमा तक यात्रा करने का एक रास्ता बनाना होगा। चूंकि शून्य से नीचे के लोग अंतरिक्ष में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें या तो एक बहुत लंबा पुल बनाना होगा जो ग्रह के घूर्णन के कारण संभव नहीं होगा, या फिर उन्हें व्यक्तिगत रूप से लोगों को वहां ले जाना होगा। बेशक ये झोऊ फान की समस्या नहीं थी। उसने तो चांद सिर्फ झोऊ की दुनिया को और ज्यादा संपूर्ण बनाने के लिए बनाया था। अभी वह अचानक एक विचार के बारे में सोच रहा था। झोऊ फैन के लिए सामान ढोना लंबे समय से असुविधाजनक हो गया था और वह इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहता था। उन्होंने इस बारे में काफी समय तक सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि वह केवल यही कर सकते हैं कि अपना सामान रखने के लिए एक जगह बना लें। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। हालांकि झोऊ फैन का अंतरिक्ष पर नियंत्रण समय के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंतरिक्ष में एक स्थायी पॉकेट बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता। वह शायद ऐसा कर पाए, लेकिन इसे लगातार काम करते रहने के लिए उसे अपनी क्यूई की एक असहज मात्रा की जरूरत पड़ेगी। भार कम करने का एकमात्र तरीका जो वह सोच सकता था वह था स्पेस पॉकेट को तब निष्क्रिय कर देना जब वह उसका इस्तेमाल न कर रहा हो। इसका मतलब था एक अदृश्य भंडारण बनाना जो हर समय उसके आसपास रहे। उसे अपने आसपास कैसे रखा जाए, इसके लिए उसके पास एक तरकीब थी। झोऊ फान ने हवा को पकड़ लिया, जिससे ग्रह के केंद्र में मौजूद सबसे मजबूत पदार्थ उसकी ओर टेलीपोर्ट हो गए। उसकी यह क्षमता इस बात का प्रमाण थी कि वह अंतरिक्ष में एक जगह बना सकता है। झोऊ फैन ने अपने पास मौजूद सभी सामग्रियों को पिघलाया और उन्हें संघनित किया, अंततः उन्हें एक अंगूठी के रूप में आकार दिया।
अंगूठी चांदी के रंग की थी और उसके दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही थी। झो फान फिर मुश्किल हिस्से की ओर बढ़ा। उसने अंतरिक्ष में बड़ी सावधानी से एक छेद बनाया और उसे और गहरा करना शुरू कर दिया। यह एक बेहद मुश्किल काम था जिसे ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते थे। 1 घंटे की सावधानीपूर्वक नक्काशी के बाद झो फान अंतरिक्ष की एक अलग परत तक पहुंच गया। यह ऐसी परत थी जिसे सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता था। झो फैन अपनी सफलता से खुश था और उसने उस स्थान को काटकर एक सुंदर घन बनाया, फिर उस पर अपनी क्यूई की छाप छोड़ी और उस स्थान का स्वामित्व ले लिया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देता तो वह जगह हमेशा के लिए वही रह जाती। झो फैन को एक और काम करना था, तभी इसे काम करने लायक माना जा सका। झो फैन ने सावधानी से अपनी 2 उंगलियां उस जगह में डाली और उस घन को पकड़ लिया जो उसने खुद बनाया था। घन के चारों ओर का स्थान तुरंत उस जगह को भर गया जो उसने पीछे छोड़ी थी, मानो पानी भर देता हो। झो फान ने घन को सावधानी से पकड़ा और भरपूर क्यूई का इस्तेमाल किया ताकि वह वापस दुनिया में न फैल जाए, और उसे अपनी अंगूठी पर वहीं रख दिया जहां पत्थर आमतौर पर रखा जाता है। अभी भी क्यूई की आपूर्ति करते हुए झो फैन ने कई संरचनाएं बनाई जो अंततः जाने से पहले अंतरिक्ष की अखंडता को बनाए रखेंगी। वह अंगूठी को देखता रहा, इंतजार करता रहा कि या तो वह फट जाए या फिर कुछ न करे। 1 मिनट बाद झो फैन को लगा कि जरूर कामयाबी मिली होगी। जब अंगूठी पहली बार गढ़ी गई थी तब से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन अब उस पर एक अदृश्य स्थान बना हुआ था। जगह इतनी छोटी थी कि एक पिस्सू भी मुश्किल से उसमें समा सकता था, हालांकि वहां के वातावरण के कारण पिस्सू तुरंत मर जाता था। झो फान ने एक बार फिर ऐसी संरचना बनाई जिससे इस बार जगह शांत हो गई। हालांकि उसने उसे जीवित प्राणियों के रहने लायक नहीं बनाया था, फिर भी अब वह वहां चीजें रख सकता था बिना उन्हें जमने या तुरंत नष्ट हुए। फिर झो फान ने एक ऐसी संरचना बनाई जिससे अंगूठी इस्तेमाल करने लायक हो गई। जब इसमें क्यूई डाली गई तो इस संरचना ने जगह का विस्तार किया और इसे एक पहाड़ के आकार का बना दिया। जब संरचना निष्क्रिय हो जाती थी तो अंतरिक्ष अपने अंदर की हर चीज के साथ सिकुड़ जाता था। यह उपलब्धि केवल झो फैन की शक्ति के कारण ही प्राप्त हो सकती थी। अब अंगूठी परीक्षण के लिए तैयार थी। झो फैन ने अपनी कुछ क्यूई रिंग की संरचना में भेजी और देखने लगा कि क्या होगा। उसकी क्यूई उस संरचना में सरक गई और उसे सक्रिय कर दिया, क्योंकि झो फैन के मन का एक हिस्सा रिंग की ओर खिंच गया था, यह देखने के लिए कि अंदर क्या है, जो कुछ भी नहीं था। अपने दिमाग का लगभग 10वां हिस्सा रिंग के अंदर और बाकी हिस्सा बाहर की ओर केंद्रित करते हुए झो फैन ने एक पत्थर पकड़ा और उसे रिंग में फेंक दिया। चट्टान उसके हाथ से ऐसे गायब हो गई मानो वह टेलीपोर्ट हो गई हो और अंगूठी के अंदर पुनः प्रकट हो गई हो, बड़े स्थान में बिना किसी बदलाव के तैरती हुई। ये काम कर गया था। झो फान को इस बात पर खुशी हुई कि उसका आइडिया काम कर गया। अब उसे अपनी सारी चीजें अपने पास या कहीं दूर तैरती हुई नहीं रखनी पड़ेंगी। अब वह जो चाहे अपने पास हर समय रख सकता है। झो फैन बिना अंगूठी के भी स्टोरेज स्पेस बना सकता था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए यह उसके लिए बहुत असुविधाजनक होता। अंगूठी के बिना ऐसा कुछ भी करने में उसे थोड़ा और समय लग जाता। झो फान अंगूठी के साथ प्रयोग करता रहा और अपनी कई चीजें जमा करता रहा। कुछ घंटों बाद ही वह खुद को रोक पाया। झो फैन के पास अभी भी समय था, इससे पहले कि वह एकांत में चले जाएं और अंगूठी की खुशी को शेष झो विश्व के साथ साझा करने का विचार उनके मन में आया। झो फान ने ऐसा करने के कई तरीके सोचे, लेकिन सबसे अच्छा विचार था स्थानिक पत्थर बनाना। ये आत्मा के पत्थरों जैसे होंगे, लेकिन इनमें अंतरिक्ष क्यूई होगी, बिल्कुल उस खड्ड में मौजूद ठंडे क्यूई पत्थरों की तरह जिसमें झो फान ने तलवार रखी थी। बेशक ये पत्थर झो फैन की अंगूठी जैसे नतीजे नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्हें एक बेडरूम की जगह में गढ़कर अंगूठी बनाई जा सकेगी। झो फान ने आगे बढ़कर एक अंतरिक्ष पत्थर बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले झो दुनिया के सबसे उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन को संघनित किया, जो एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था, और फिर उसमें स्पेस क्यूई मिलाना शुरू किया। हालांकि यह आसान था, लेकिन उसके अलावा कोई भी आत्मा पत्थर की संरचना बदलने जैसा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे लोग उनके साथ सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि उनके अंदर की क्यूई को अवशोषित कर ले या निकाल ले। केवल झो फान ही उनका सार बदल सकता था, क्योंकि वह झो जगत का निर्माता था। कुछ मिनटों तक ध्यानपूर्वक और लगातार स्पेस क्यू को स्पिरिट स्टोन में डालने के बाद झो फैन ने देखा कि उसका सामान्य हल्का नीला रंग गहरा और गहरा होने लगा है। 10 मिनट बाद स्पिरिट स्टोन का रंग स्पेस क्यू जैसा गहरा नीला हो गया। 10 मिनट बाद अंतरिक्ष पत्थर सफलतापूर्वक गढ़ा गया। यह अभी भी गहरे नीले रंग का था, लेकिन इसके अंदर तारों जैसे सफेद धब्बे थे। झो फैन अंतरिक्ष पत्थर से संतुष्ट था, लेकिन उसे परखने से पहले उसने कुछ और बनाने का फैसला किया। अब जब उसे पता चल गया था कि आत्मा पत्थर क्या संभाल सकता है, तो झो फैन ने उसमें अंतरिक्ष क्यूई और भी तेजी से डाल दी। सिर्फ 5 मिनट में उसने एक और पत्थर बना लिया। एक दिन बाद झो फैन ने 300 स्पेस स्टोन बना लिए थे।
उसने उन पर एक और हफ्ता बिताया और कुल 2400 स्पेस स्टोन गढ़े। अब वह उन पर प्रयोग करके देखेगा कि अगर उन्हें सही तरीके से गढ़ा जाए तो वे क्या कर सकते हैं। झोउ फैन ने 5वीं कक्षा या आत्मा निर्माण की कुछ सामग्री ली और उनसे अपनी जैसी ही एक अंगूठी बना ली, केवल वह बहुत कमजोर थी। फिर उसने पत्थर लिया और उसे आग में डाल दिया मानो वह कोई असली लोहार हो। हालांकि वह उसे खुद आसानी से गढ़ सकता था, झोउ फैन को आत्मा निर्माण के क्षेत्र में किसी की नकल करनी थी। स्वाभाविक रूप से वह अब भी ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लोहार था। आखिरकार उसने ये कला रची थी। पत्थर गर्म हो गया और झोउ फैन ने आग की तीव्रता बढ़ाने के लिए कुछ क्यूई का इस्तेमाल किया तो पत्थर धीरे धीरे संघनित होने लगे। झोउ फैन ने धधकती आग में अपना हाथ डाला और अंतरिक्ष पत्थर को आकार देने में मदद की। आखिरकार स्पेस स्टोन का आकार इतना छोटा हो गया कि वह अंगूठी में समा गया। झोउ फैन ने उसे उठाकर स्टोन होल्डर पर रख दिया। स्पेस स्टोन और अंगूठी को पहले तो एक साथ रखने पर भी कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन जब झोउ फैन ने कुछ आकृतियां जोड़ी तो अंगूठी और पत्थर आपस में जुड़ते हुए दिखाई दिए। फोजिंग पूरी होने के बाद झोउ फैन स्पेस रिंग खोलने में कामयाब रहा। अंदर का हिस्सा झोउ फैन की उम्मीद के मुताबिक ही बड़ा था, एक औसत बेडरूम जितना। पहली फोजिंग पूरी हो जाने के बाद झोउ फैन ने अपने द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष पत्थरों से और फोजिंग नहीं की। इसके बजाय उन्होंने 5वीं कक्षा के एक पेड़ से कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर अंतरिक्ष वलय बनाने की प्रक्रिया लिख दी। निर्देश लिखने के बाद झोउ फैन ने स्पेस रिंग का नाम बदल दिया। अब इसे स्पेशियल रिंग कहा जाता था। उसने पहले ही एक विचार बना लिया था। कुछ लोगों को 2-4 अंगूठियां फेंकने के बजाय झोउ फैन ने अंतरिक्षीय छल्लों के जन्म को एक तमाशा बनाने का फैसला किया। योजना का पहला भाग था अंतरिक्ष पत्थरों को बेतरतीब ढंग से कहीं भी रखना। झोउ फैन ने दुनिया भर में देखा और उन्हें रखने के लिए एक अनजान पहाड़ चुना। उसने इसे इस तरह डिजाइन किया कि अंतरिक्ष पत्थर वहां स्वाभाविक रूप से पैदा हुए लगे। फिर उसने एक खजाने का नक्शा बनाया जो खोजकर्ता को पहाड़ तक ले जाएगा। इससे पहले कि वह कुछ और करता, झोउ फैन झोउ दुनिया के केंद्र में टेलीपोर्ट हो गया और एक ऐसी सरणी बनाई जो हर कुछ वर्षों में अपने आप स्थानिक पत्थरों का निर्माण करेगी। इस तरह दुनिया में केवल 2400 स्थानिक वलय नहीं होंगे। अगले चरण के लिए झोउ फैन अंतरिक्ष में गया। वह अपने साथ जमीन से भारी मात्रा में मिट्टी और अयस्क लाया। इसके बाद उन्होंने झोउ विश्व के ऊपर एक बड़ा क्षुद्रग्रह बनाया। चूंकि झोउ विश्व स्वाभाविक रूप से मजबूत था, इसलिए इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे ग्रह कुछ क्षणों के लिए हिल गया, जिससे सभी लोग सतर्क हो गए। क्षुद्रग्रह के केंद्र में झोउ फैन ने अंतरिक्ष पत्थर से बनाई गई स्थानिक अंगूठी और पत्थरों के साथ स्थानिक छल्ले बनाने के निर्देश, साथ ही पत्थरों तक ले जाने वाले खजाने के नक्शे को रखा। हालांकि वह इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं बनाएगा। अंतरिक्ष वलय और कागजों के साथ झोउ फैन ने क्षुद्रग्रह के अंदर एक दुश्मन डालने का फैसला किया। जब भी वह जमीन से टकराता, क्षुद्रग्रह दुश्मनों को छोड़ देता और झोउ दुनिया के लोगों को अंदर जाने के लिए उनसे लड़ना पड़ता। हालांकि झोउ फैन को एक उपयुक्त दुश्मन ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसने पहले जो कुछ बनाया था वह अब उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि झोउ दुनिया के लगभग सभी राक्षस और जानवर मिल चुके थे। इसलिए झोउ फैन ने एक नई प्रजाति बनाने का फैसला किया। वे मानव जैसे होंगे, लेकिन उनकी त्वचा धूसर होगी और उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े होंगे। उनमें लंबी और पतली भुजाएं और छाती में छेद जैसी अन्य असामान्यताएं भी होंगी। दूसरे शब्दों में, यह एक दुष्स्वप्न का साकार रूप होगा। यह एक बेहद डरावना अस्तित्व होगा। बेशक यह एक बार की बात होगी। झोउ फैन ने वहां 1000 कोर संरचना स्तर के प्राणियों को रखकर शुरुआत की, साथ ही 100 नवजात आत्मा, 20 आत्मा संरचना और 5 शून्य ट्रैवर्सिंग के साथ। सबसे अधिक शून्य ट्रैवर्सिंग 8 थे। वह प्रजातियों को लाश वॉक कहता था, क्योंकि वे चलने वाली लाशों की तरह दिखते थे। सभी शत्रुओं को अंदर धकेलने के बाद झोउ फैन ने क्षुद्रग्रह को धरती की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह वायुमंडल से बाहर निकला, शून्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक साधक ने उसे भांप लिया। उनमें से एक भी स्थिर नहीं रहा, सभी उसकी ओर उड़े। सबसे पहले मानव रूप में ड्रैगन राजा पहुंचा, उसके बाद अन्ना बंदर राजा, मानव रूप में टाइटेनोसॉर और शेष शून्य में घूमने वाले साधक पहुंचे। वे सब उस विशाल चट्टान के चारों ओर जमा हो गए और उसे दरकते हुए देखने लगे। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर अन्ना और अन्य शासकों ने अपने अधीनस्थों को उस क्षेत्र में आने का संदेश भेजा। जैसे ही उन्होंने काम पूरा किया, चट्टान में एक बड़ी दरार दिखाई दी और वह 2 हिस्सों में बढ़ गई, जिससे बीच में कुछ खाली जगह और एक छोटी चट्टान रह गई। शासकों ने देखा कि धूल छट गई और हजारों आकृतियां उभर आईं। सबसे आगे एक घिनौना मानव जैसा प्राणी था, जिसकी साधना अन्ना और ड्रैगन राजाओं के बराबर थी। लाश पर चलने वालों ने एक बार भी जीवित प्राणी का आभास होते ही बिना देर किए जो भी पहला व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, उसकी ओर दौड़ पड़े। अन्ना ने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर दी, जिसने कई लाशों पर चलने वालों के शुरुआती हमलों को रोक दिया, लेकिन सबसे मजबूत लाशों पर चलने वाले ने दीवार पर पंजा मारकर उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर वह सबसे नजदीकी व्यक्ति अन्ना की ओर झपटा।
अन्ना ने 1 सेकंड से भी कम समय में एक बर्फ की तलवार बनाई और लाश लेकर चलने वाले के पंजे पर वार किया। दोनों टकराए और आश्चर्यजनक रूप से अन्ना पीछे हट गई। बर्फ की तलवार टूटने लगी, लेकिन अन्ना ने अपने हाथ में एक और बर्फ की तलवार बनाई और लाश लेकर चलने वाले की गर्दन पर वार किया। चूंकि उसमें अधिक बुद्धि नहीं थी और वह पूरी तरह से अन्ना खाने पर केंद्रित था, इसलिए तलवार बिना किसी रुकावट के उसकी गर्दन तक पहुंच गई और 3 इंच गहराई तक चली गई, जिसके बाद उसे एक अत्यंत कठोर हड्डी ने रोक दिया। लाश पर चलने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अन्ना पर हमला जारी रखा, जिससे अन्ना को काफी पीछे हटना पड़ा। यह तथ्य कि वह पीछे नहीं हट रहा था, शासकों के लिए फायदेमंद भी था और नुकसानदेह भी। अन्ना के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि ड्रैगन राजा ने उसकी स्थिति को बिगड़ते हुए देखा और हवा में उछल गया तथा नीचे गिरकर लाश पर चलने वाले की पीठ पर आग की एक धार फेंक दी। वह तुरंत दर्द से चीखा और उसकी पीठ तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह उस पर हाथ रखने ही वाला था, कील फट गई और आग का एक सघन गोला बन गया, जिससे उसके अंदर की सारी चीजें बिखर गईं। आग का गोला अन्ना के ठीक सामने रुक गया और वह आखिरकार लाश ढोने वाले के पीछा किए बिना थोड़ी राहत की सांस ले पाए। जब उसने चारों ओर देखा और देखा कि अन्य शून्य में चलने वाले शव यात्रियों ने शेष शून्य में चलने वाले साधकों को परेशान कर रखा है, तो वह दौड़ी और उनकी मदद की। जहां तक ड्रैगन राजा का सवाल है, वह तब तक वहीं रुका रहा और देखता रहा जब तक आग बुझ नहीं गई और एक गंभीर रूप से घायल लाश पर चलने वाला प्राणी प्रकट नहीं हो गया। जब उसे लगा कि वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा है, तो वह उसके पास गया और तेजी से अपना हाथ हवा में उठाकर उसे नीचे फेंक दिया, जैसे वह कोई गेंद जमीन पर फेंक रहा हो। उसके हाथ के कुछ इंच पीछे आग की लपटों का एक विशाल स्तंभ था, जिसने घायल शव चालक को अपनी चपेट में ले लिया और उसे तुरंत जलाकर राख कर दिया। 1-2 मिनट बाद कई आत्मनिर्माण साधक प्रकट हुए और उन्होंने बाकी शव यात्रियों को खत्म करने में मदद की। युद्ध क्षेत्र जल्दी से साफ हो गया और शासक क्षुद्रग्रह के बचे हुए हिस्से की ओर चल पड़े। अन्ना ने उन्हें आगे बढ़ाया और एक गड्ढा बनाया जिससे वे अंदर जा सके। समूह बीच में दाखिल हुआ और उसे समतल जमीन मिली। उस गंदे भूरे कमरे के बीच में एक चबूतरा था जो मिट्टी से बना एक पेड़ का ठूंठ सा लग रहा था। उसके ऊपर कागज और एक अंगूठी रखी थी। एना ने अंगूठी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कागज उठा लिए। ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। जब उसने कागज पढ़े और अंगूठी के काम को समझ लिया। इसे पढ़ो, उसने कागज बगल में बैठे ड्रैगन राजा को देते हुए कहा और अंगूठी के पास गई। उसने उसे उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। उस समय ड्रैगन राजा ने कागजात पढ़ना समाप्त कर दिया था। क्या आपको लगता है कि अंगूठी वही करती है जो इन कागजों में दावा किया गया है? उसने गंभीर स्वर में पूछा और कागज अपने पीछे खड़े 2 अन्य शासकों को सौंप दिए। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो ये हमारी दुनिया बदल देगा। अन्ना ने क्यूई को रिंग में लाते हुए जवाब दिया, जैसा कि अखबारों में कहा गया था। अंगूठी में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अन्ना के दिमाग का 10वां हिस्सा अंगूठी के अंदर के स्थान में स्थानांतरित हो गया। वाह, उसने मन ही मन सोचा। पहली बार उसने किसी स्वतंत्र जगह जैसी चीज देखी थी। ये कैसा है? ड्रैगन राजा ने अन्ना को उसकी मूर्छा से बाहर लाते हुए पूछा। ये तारों के बिना अंतरिक्ष जैसा दिखता है। ये सुंदर है, लेकिन इस अंगूठी में सिर्फ एक कमरे जितनी जगह है। उसने कहा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अखबारों में कहा गया था। लेकिन ये सब कहाँ से आया? उसने खुद से पूछा। उसे अपने भीतर डर और संदेह का बीज अंकुरित होता महसूस हो रहा था। चलो नक्शे का अनुसरण करें और अंतरिक्ष पत्थर इकट्ठा करें, अन्ना ने कहा। उसने जो कागज उठाया था उसमें खजाने का नक्शा था, जिसमें दिखाया गया था कि खजाना कहाँ है और उसमें क्या है। जैसे जैसे वे खजाने के स्थान की ओर बढ़ रहे थे, अन्ना खुद को और अधिक सोचने से रोक नहीं पा रही थी। अंतरिक्ष से एक खजाने का नक्शा क्यों है जो हमारे ग्रह पर किसी जगह की ओर ले जाता है? ये बिल्कुल अतार्किक है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें ये नक्शे थमा रहा हो। एना इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि जो कुछ भी हुआ था वह किसी और का किया धरा था। अन्ना तब तक अपने मन में सोचती रही जब तक कि शून्य पथ पर चलने वाले साधकों का समूह उस पहाड़ पर नहीं पहुंच गया जिसके नीचे खजाना था। अन्ना, अन्ना, अन्ना! ड्रैगन राजा ने आखिरी पुकार के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीख मारी। अन्ना की स्तब्धता दूर हुई और उसे एहसास हुआ कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसे खजाने के नक्शे में चिन्हित किया गया था। माफ करना, चलो पहाड़ के चारों ओर खोजते हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम इसके नीचे खुदाई करेंगे। उसने आगे कुछ सोचने से खुद को रोकते हुए और समूह को खजाने की खोज में मदद करते हुए कहा। उनकी दिव्य बुद्धि के कारण खोज कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। हालांकि जो दुनिया के बाकी पहाड़ों की तुलना में उस पहाड़ को औसत ही कहा जा सकता था, लेकिन वह धरती के सबसे बड़े पहाड़ से हजारों बल्कि दसियों हजार गुना बड़ा था। यही एकमात्र कारण था कि खोज में इतना समय लगा। जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि खजाना पहाड़ पर नहीं है, तो अन्ना ने टाइटेनोसॉर को नीचे खुदाई करने का संकेत दिया। हालांकि वह सबसे ताकतवर नहीं था और शायद खुदाई में सबसे तेज भी नहीं था, फिर भी जमीन खोदना उसकी विशेषता थी।
टाइटेनोसॉर अपने मूल रूप में वापस आ गया और खुली जगह तक पहुंचने से पहले 100 मील तक खुदाई करता रहा। टाइटेनोसॉर ने पुनः मानव रूप धारण कर लिया और सबसे पहले उस क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके बाद अन्ना, ड्रैगन राजा, बंदर राजा और शेष शून्य में भ्रमण करने वाले साधक भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन्होंने जो खोदा था वह एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसकी दीवारें पूरी तरह से धूसर थीं। पत्थर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सामने सिर्फ एक सुरंग थी और पीछे एक दीवार, इसलिए समूह सुरंग में नीचे की ओर चला गया। 1 मील चलने के बाद समूह को एक गहरे नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। हालांकि टाइटेनोसॉर और वानर राजा ये पता नहीं लगा पाए कि यह रोशनी किसकी थी, लेकिन अन्ना और ड्रैगन राजा को उस रोशनी से निकलने वाली क्यूई का अच्छा अनुभव था। इसमें कोई शक नहीं कि रोशनी अंतरिक्ष क्यूई वाली किसी चीज से आ रही थी। इसका एकमात्र कारण ये था कि खजाना आगे था, क्योंकि अखबारों में लिखा था कि खजाना अंतरिक्ष के पत्थर हैं। आधा मील और कुछ मोड़ चक्कर लगाने के बाद समूह दीवारों में लगी क्रिस्टलों से भरे एक कमरे में पहुंचा। ये क्रिस्टल अंतरिक्ष नीले रंग के थे और किसी को भी शक नहीं होगा कि ये अंतरिक्ष के पत्थर हैं। बिना शासक वाले शून्य पार करने वाले साधक कमरे के ठीक बाहर खड़े रहे, जबकि बाकी लोग अंदर आ गए। अन्ना सबसे पहले संपर्क में आए और एक दीवार के पास जाकर एक अंतरिक्ष पत्थर बाहर निकाला। उनके अंदर मौजूद शुद्ध अंतरिक्ष क्यूई को देखकर वह प्रशंसा से आहें भरने लगी। अंतरिक्ष से लगाव रखने वाली किसी व्यक्ति के रूप में केवल वही उनकी पूरी तरह से सराहना कर सकती थी। एना का मन कर रहा था कि वह एक पत्थर को ऐसे अवशोषित कर ले जैसे वह कोई आत्मा का पत्थर हो, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसकी सहज प्रवृत्ति जोरदार तरीके से उभर आई है। उसने झट से पत्थर गिरा दिया और पीछे हट गई। उसके बाद से उसने अंतरिक्ष के पत्थरों को सोखने की कोशिश नहीं की। यद्यपि अन्य शासक उसके पत्थर गिराने और पीछे हटने से चौंक गए, लेकिन अन्ना ने हाथ हिलाकर कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया है। अंतरिक्ष के पत्थरों को सोखने की कोशिश मत करो, तुम शायद मर जाओगे, उसने चेतावनी देते हुए कहा। उसकी चेतावनी के बाद शासकों ने पूरी गुफा की सावधानीपूर्वक जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई जाल या खतरा तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने शेष शून्य में घूमने वाले साधकों को बुलाया और सावधानीपूर्वक अंतरिक्ष पत्थरों को इकट्ठा किया। चूंकि पत्थर 2400 थे और हर एक को सावधानीपूर्वक निकाला गया था, इसलिए इस प्रक्रिया में 5 घंटे लगे। ढेर को जमीन पर सावधानी से बिछाकर अन्ना हर पत्थर के पास गई और उन्हें अपनी अंगूठी में डालने से पहले उन्हें हाथ में लिया। जब तक वह उन सभी को इकट्ठा कर पाए, अंतरिक्ष वलय पूरी तरह भर चुका था। सभी अंतरिक्ष पत्थरों को सुरक्षित रूप से हटाकर समूह वापस सतह पर आया और आकाशीय भूमि की ओर उड़ गया। हालांकि अंतरिक्ष के पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे, लेकिन गढ़ने की विधि का परीक्षण नहीं किया गया था। अन्ना ने सीमा पर स्थित अन्य भूमियों से आए गैर शासक शून्य मार्ग से यात्रा करने वाले साधकों को भगा दिया और दिव्य भूमियों में प्रवेश किया। उनकी उड़ान की गति के कारण उन्हें केंद्रीय शहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और शासक अन्ना के टॉवर के दरवाजे पर उतर गए। वे बीच की मंजिल पर बने फोजिंग स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए उसके टॉवर पर आए थे। जहां तक अंगूठी बनाने वाले की बात है, इसमें कोई शक नहीं था कि वह अन्ना ही होगी। स्वर्ग की शासक और दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोगों में से एक होने के अलावा अन्ना दुनिया की सबसे महान लोहार के रूप में भी जानी जाती थी। अगर वह अंगूठी बनाने में कामयाब नहीं हो पाती तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। शासक बिना किसी रुकावट के बीच की मंजिल पर पहुंच गए और भट्टी कक्ष में चले गए। कमरा बहुत बड़ा था और उसमें एक निहाई, हथौड़ा, अग्निकुंड और पानी की बाल्टी थी। पानी की बाल्टी अन्ना की अपनी शक्ति से बना विशेष जल था और अन्ना ने इसे बनाने के लिए ड्रैगन राजा की लपटों को उधार लिया था। यद्यपि वह अपनी स्वयं की ज्वालाएं बना सकती थी, क्योंकि आत्मीयता न होने का अर्थ यह नहीं था कि कोई तत्व का उपयोग नहीं कर सकता था। ड्रैगन राजा की ज्वालाएं विशेष और अधिक शक्तिशाली थीं। इसे जलाओ, अन्ना ने अपना हथौड़ा उठाते हुए कहा। हथौड़ा और निहाय दोनों ही अन्ना को मिल सकने वाली सबसे मजबूत सामग्री से बने थे। वे 6ठी कक्षा यानी शून्य पारगमन तक पहुंच गए थे। ड्रैगन राजा ने अपनी उंगली अग्निकुंड की ओर उठाए और लाल बैंगनी लपटें प्रकट हुई। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मानो वह पूरे कमरे में फैल जाएगी। कमरे में सब कुछ आग में जलने से बचाने का एकमात्र कारण ये था कि ड्रैगन राजा इसे नियंत्रित कर रहा था। लौ जलते ही अन्ना ने कागज पर दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 5वें स्तर पर कुछ अयस्क लिया। कागज पर लिखा था कि 5वें स्तर या उससे ऊपर का कोई भी अयस्क काम करेगा, लेकिन चूंकि यह एक परीक्षण था, इसलिए अन्ना ने सामग्री के मामले में पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। अन्ना ने अयस्क को तैराया और उसे आग के बीच में रख दिया। आग ने अपना काम बहुत तेजी से किया और अयस्क कुछ ही सेकंड में गर्म हो गया। जब वह लचीला हो गया तो अन्ना ने अयस्क को आग से बाहर निकाला और उसकी जगह एक स्पेस स्टोन रख दिया। आधे मिनट बाद भी अंतरिक्ष पत्थर गर्म होने का कोई संकेत नहीं दिखा, लेकिन अन्ना को पता था कि ऐसा होगा क्योंकि कागजों में ऐसा लिखा था। जब अंतरिक्ष पत्थर गर्म हो रहा था, अन्ना ने अयस्क पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उसे निहाई पर रखा और हथौड़े से उसे आकार देना शुरू कर दिया।
1 मिनट बाद अंगूठी का आकार एकदम सही हो गया, बस एक पत्थर की कमी रह गई थी। जैसे ही अन्ना ने आग की ओर देखा, उसने देखा कि अंतरिक्ष पत्थर सिकुड़ने लगा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कागज पर लिखा था। अन्ना ने 5 मिनट तक इंतजार किया जब तक कि अंतरिक्ष पत्थर इतना सिकुड़ न गया कि उसे हटाया जा सके। एना ने क्यूई का इस्तेमाल करके सिकुड़े हुए स्पेस स्टोन को अपनी ओर खींचा। उसने अपने हाथों को उसके चारों ओर बिना छुए रखा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे गाढ़ा और मजबूत बनाना शुरू कर दिया। अपनी क्यूई का 1/4 हिस्सा खर्च करने के बाद एना ने स्टोन को इतना छोटा कर दिया था कि वह अंगूठी में समा सके। अन्ना ने क्यूई का इस्तेमाल करके इसे अंगूठी पर रखा और फोर्जिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद फॉर्मेशन बिछाने की प्रक्रिया थी। हालांकि आकृतियां बनाने की कला में प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी, फिर भी अन्ना इसमें सबसे आगे थी। उसने उन चरणों का पालन करना शुरू कर दिया जिनसे अंगूठी उपयोगी बन सके। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अन्ना आखिरी संरचना बनाने में कामयाब रही। अगर उसने सब कुछ ठीक किया होता तो यह वलय भी क्षुद्रग्रह वाले वलय जैसा ही काम करता। अन्ना ने अंगूठी अपने दूसरे हाथ में पहनी और उसमें क्यूई चीख डाली। ऐसा करते ही आकृतियां चमक उठी और अंगूठी सक्रिय हो गई। अन्ना का 10वां हिस्सा उस अंगूठी पर चला गया और उसने उसके अंदर देखा। कामयाबी, अंगूठी काम कर गई। जब अन्ना ने अंगूठी के अंदर देखा और महसूस किया कि उसने इसे बिल्कुल सही ढंग से गढ़ा है, तो वह बहुत खुश हुई। हालांकि हर एक स्पेस स्टोन का इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में ये सार्थक साबित होगा। उसने अनुमान लगाया कि वह रोज 5 बना सकती है, जिससे कुल मिलाकर 48 दिन का समय लगेगा। हालांकि यह ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इतना समय कुछ भी नहीं था। झोउ फान देख रहा था कि अन्ना और शासक हर अंतरिक्ष पत्थर को एक स्थानिक वलय में गढ़कर बराबर बराबर बांट रहे थे। शायद वे एक गुच्छा अपने लिए रखते और बाकी को ज्यादा योगदान देने वाली अपनी प्रजा में बांट देते। झोउ फान अपने सारे काम निपटाकर अपने तैरते हुए महल में वापस चला गया और बाकी 10 साल आलस्य में बिताता रहा। उसने अपना ज्यादातर समय छत को घूरते हुए मार्शल आर्ट के बारे में सोचते हुए बिताया। उसने लोहारी, ढलाई और संरचना निर्माण जैसी कलाओं के बारे में भी खूब सोचा। 10 साल बीत जाने और दुनिया का विस्तार पूरा होने के बाद झोउ फान एकांतवास में चला गया। विस्तार करने के बाद उसने सौरमंडल को अपने नश्वर दाव का हिस्सा बनाने की योजना बनाई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 12,000 साल बीत गए और झोउ फान अपने एकांतवास से जागा। वह निम्न दाव सृजन के 5वें स्तर तक पहुंच गया था और खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा था। झोउ फैन ने वह समय गंवा दिया जब वह बाहर जाकर अपनी नई ताकत का परीक्षण कर सकता था, लेकिन अब ऐसा करने से विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। चाहे वह तारा हो या ग्रह, झोउ फैन इस बिंदु पर गलती से उसे आसानी से नष्ट कर सकता था। सुपरनोवा उसे केवल इसलिए धकेल पा रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा था। वह संभवतः लाखों वर्षों से एक तारा था और जब वह सुपरनोवा बना तो वह अपनी पूरी जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा था। यद्यपि एक तारे की तुलना अंतरिक्ष को चकनाचूर करने वाले विशेषज्ञ से की जा सकती है, लेकिन अपने जीवनकाल का उपयोग करने से उसे एक कमतर दाव सृजन क्षेत्र साधक के समान अस्थायी शक्ति प्राप्त होगी। अब जबकि झोउ फान निम्न दाव सृजन के 5वें स्तर तक पहुंच गया था, वह करने की कोशिश कर सकता था जिसकी उसने 22,000 साल पहले योजना बनाई थी। वह पूरे सौरमंडल को अपने नश्वर दाव के नियंत्रण में लाने की कोशिश कर सकता था। झोउ फान जिस सौरमंडल में था, वह अब तक का सबसे बड़ा सौरमंडल था जो उसने कभी देखा था। इसमें 14 तारे थे, हालांकि पहले इसमें 15 हुआ करते थे और 100 ग्रह थे। अगर झोउ फान अपने नश्वर दाव को पूरे सौरमंडल से जोड़ पाता तो इसके फायदे बहुत ज्यादा होते, हालांकि जिंदगी बदलने वाले नहीं। बहरहाल ज्यादा ग्रहों का उसके पूर्ण नियंत्रण में होना बेहतर होता। झोउ फान अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हुआ और सबसे पहले झोउ दुनिया के सबसे नजदीकी ग्रहों पर अपनी नजरें गड़ा दी। सबसे नजदीकी एक छोटा भूरा ग्रह था। झोउ फान के सौरमंडल में आने से पहले ही ये झोउ दुनिया की तुलना में छोटा था। झोउ वर्ल्ड्स के विस्तार के साथ यह अब पूरी तरह से बौना हो गया था। सौभाग्य से झोउ फैन के हस्तक्षेप के कारण ये नष्ट नहीं हुआ था। जैसे जैसे झोउ वर्ल्ड का विस्तार हो रहा था, वह सब कुछ पीछे धकेल रहा था ताकि सौरमंडल का पतन न हो। ये ग्रह अभी भी झोउ विश्व के काफी करीब था और यहाँ तक कि अन्ना और ड्रैगन राजा भी वहां एक बार गए थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होने के कारण वहां से चले गए थे। झोउ फान उस छोटे भूरे ग्रह की सतह पर उतरा और उसकी विशेषताओं का अवलोकन किया। वह पूरी तरह से समतल था, उस पर कोई पहाड़ी या घाटियां नहीं थीं। वहां कोई वायुमंडल या मौसम नहीं था, तूफान भी नहीं थे। ग्रह पूरी तरह से बंजर था, किसी काम का नहीं। चांद में भी उससे ज्यादा ऊर्जा थी। सौभाग्य से झोउ फान पर्यावरण को ठीक करने में सक्षम था। उसके हाथ के एक इशारे से झोउ दुनिया से एक पर्वत गायब हो गया और उसकी सामग्री छोटे भूरे ग्रह पर गिर गई।
हालांकि यह जो विश्व का एक छोटा सा पर्वत था, लेकिन इसकी सामग्री ने इस छोटी भूरी दुनिया में मिट्टी और अयस्क की एक पूरी नई परत जोड़ दी। जो विश्व के विस्तार के साथ एक छोटे पर्वत की तुलना लगभग एक छोटे ग्रह से की जा सकती थी। पर्वत अपने साथ कुछ जीवित प्राणी भी लाया था और जोफान को जल्दी से उनके चारों ओर एक बुलबुला बनाना पड़ा जिससे वे जीवित रह सकें। फिर उसने दुनिया को वातावरण देना शुरू किया। दूसरी बार, जैसा कि उम्मीद थी, पहली बार से कहीं ज्यादा आसान था और जोफान इसे कुछ ही सेकंड में पूरा कर पाया। वातावरण बनाने के बाद जोफान ने हवा डाली और जीवों को उनके बुलबुलों से मुक्त कर दिया। जो विश्व से एक छोटी नदी लेकर उस छोटे भूरे ग्रह को एक महासागर प्रदान करके जोफान ने ग्रह की विशिष्टताओं को अपने आप रहने दिया। समय के साथ ग्रह जो विश्व के समान शैली में विकसित होता गया। बेशक जोफान ने ऐसा होने के लिए लाखों साल इंतजार करने की योजना नहीं बनाई थी। जोफान ने, जैसा उसने एक बार जो दुनिया के साथ किया था, उस छोटी सी भूरी दुनिया में जीवन की फैला दी और उसे तेजी से बढ़ते और फलते फूलते देखा। जल्द ही दुनिया की अपनी प्रजातियां और वातावरण बन गए जो दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग थे। जोफान को बस इतना करना था कि वह दुनिया को अपने नश्वर दाव का हिस्सा बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा वह चाहता था कि ये दुनिया उसके नश्वर दाव के संदर्भ में जो दुनिया की एक सहायक दुनिया की तरह हो। इस तरह उसे दुनिया में रहने वाले प्राणियों के जीवन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। जोफान छोटे भूरे ग्रह के केंद्र में गया और उसके केंद्र को देखा। ये जो वर्ल्ड से अलग था और सिर्फ ठंडी कठोर चट्टान थी। जोफान ने अपना हाथ उठाया और उसे तुरंत धूल में मिला दिया। फिर उसने अपनी थोड़ी शक्ति उस जगह भेजी जहां उसका केंद्र था। केंद्र के बिना ग्रह अस्त व्यस्त हो रहा था, लेकिन जोफान की शक्ति ने उसे स्थिर कर दिया। जोफान ने फिर नश्वर दाव और ब्रह्मांडीय दाव के कुछ हिस्सों की अपनी समझ उस क्षेत्र में भेजी जहां केंद्र स्थित था। कुछ दिनों के बाद ग्रह के अंदर नश्वर दाव कोर का सफलतापूर्वक निर्माण हो गया। जो विश्व के विपरीत छोटा भूरा ग्रह एक गौण अधीनस्थ ग्रह जैसा था। दूसरे शब्दों में, ग्रह अब अपनी शक्ति जोफान से नहीं, बल्कि जो विश्व की बढ़ती शक्ति से उधार लेगा। हालांकि वह अभी भी ग्रह पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था, मानो वह जो विश्व हो। एक नकारात्मक पहलू ये था कि उसे जो विश्व को और अधिक शक्ति प्रदान करनी होगी, लेकिन यह वृद्धि उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जो विश्व और छोटे भूरे ग्रह को एक अदृश्य सुनहरे धागे के रूप में जोड़ने वाली एक श्रृंखला थी। जोफान के अलावा कोई भी व्यक्ति इसे तब तक नहीं देख पाता जब तक कि वे शक्ति में उससे आगे न निकल जाएं। पहले ग्रह को बदलने के बाद जोफान दूसरे निकटतम ग्रह पर गया, जो एक बर्फीला विशालकाय ग्रह था, जो विश्व की तुलना में अधिक विशाल नहीं लग रहा था। बर्फीले विशालकाय ग्रह को बदलने के लिए जोफान ने बस उसे एक वातावरण दिया और पिघला दिया। कुछ ही घंटों में वह बर्फीले विशालकाय ग्रह से एक जलीय ग्रह में बदल गया। कुछ सूक्ष्म जीवों को इसमें शामिल करके और जीवन के साथ विकास प्रक्रिया को तेज करके जोफान ने दुनिया को अपने नश्वर दाव से जोड़ दिया। उसने ये प्रक्रिया 7 और ग्रहों पर दोहराई। उसके बाद वह जो विश्व के नश्वर दाव को उनसे नहीं जोड़ पाया। ऐसा नहीं था कि यह असंभव था, बल्कि वह इतना शक्तिशाली नहीं था। और ग्रहों को जोड़ने के लिए जोफान को एक और क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। फिलहाल उसके पास एक टेराफॉर्म किया हुआ ग्रह और जो विश्व समेत 10 ग्रह बचे थे जो नश्वर दाव से जुड़े थे। टेराफॉर्म किए गए ग्रह को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह उसे तोड़कर उससे जुड़ न जाए। जोफान दुनिया की ओर चल पड़ा और अपनी अगली कार्रवाई पर विचार करने लगा। उनके नश्वर दाव से जुड़े होने के कारण ग्रह बड़े होते जाएंगे और तब तक बड़े होते जाएंगे जब तक कि वे अपने वास्तविक आकार से सैकड़ों गुना बड़े न हो जाएं। वे जो विश्व से बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े हो जाएंगे कि बिना किसी व्यवधान के सौरमंडल को अस्त व्यस्त कर सकें। हालांकि जोफान अस्थायी रूप से समस्या का समाधान स्वयं कर सकता था, लेकिन अंततः उसे एक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी। उसने कुछ देर सोचा और तय किया कि अपनी अगली सफलता के बाद वह ग्रहों को नजरअंदाज करेगा और तारों को अपने नश्वर दाव से जोड़ने की कोशिश करेगा ताकि वे ग्रहों पर विकसित होकर चमक सकें। हालांकि अभी जोफान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी न हो, असंबद्ध ग्रहों को जुड़े हुए ग्रहों से अलग कर दिया। उसने केवल एक सूर्य को रखा और उसके चारों ओर 9 अन्य ग्रहों को स्थापित कर दिया, जिससे एक सूर्य और 10 ग्रहों का एक पैटर्न बन गया। जोफान ने अंततः सूर्य को जो विश्व की तरह अपने नश्वर दाव से सीधा जोड़ने वाला बनाने और बाकी सूर्यों को नष्ट करने की योजना बनाई। आखिरकार अगर वह इसे इतना बड़ा बना सकता था कि सभी ग्रह उसमें समा सके, तो बाकी सूर्यों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो वह दूसरे सूर्यों के सार को भी सीधे अवसरों या हथियारों में बदल सकता था। हालांकि जोफान को अभी भी ये देखना था कि क्या जो विश्व उम्मीदों से बढ़कर विकसित होगा। अंतरिक्ष का सारा काम निपटाकर जोफान ने अब जो दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया। अब समय आ गया था कि नरक का देवता फिर से प्रकट हो। स्वर्ग की सबसे बड़ी मीनार के शिखर पर अन्ना साधना कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह शून्यता के 10वें स्तर तक पहुंचने से बस कुछ ही इंच दूर है। एक ही दिन में वह नई ऊंचाइयों को छू लेगी।
उसकी थोड़ी बेहतर प्रतिभा हाल ही में और भी ज्यादा उभरने लगी थी। उसके विपरीत ड्रैगन राजा शून्य यात्रा के 10वें स्तर तक पहुंचने के करीब भी नहीं था। उसे कम से कम 2000 साल और लगेंगे। झोऊ फान उसके बगल में छिपकर खड़ा था। पहली बार उसने उसकी प्रतिभा को ठीक से देखने का निश्चय किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अन्ना की प्रतिभा अमर पद से भी ऊंची थी। उसकी प्रतिभा अगले पद तक पहुंच गई, जिससे झोऊ फान ने अमर राजा कहने का निश्चय किया। उसकी विशिष्ट प्रतिभा अमर राजा 5 थी। ड्रैगन राजा की प्रतिभा अमर राजा 7 पर थी और बंदर राजा टाइटेनोसॉर के साथ सर्वोच्च देवता 1 पर था। वह और ड्रैगन राजा निश्चित रूप से झोऊ दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली प्राणी थे। चूंकि अन्ना व्यस्त थी, झोऊ फैन पहली बार सर्वोच्च जानवरों की भूमि पर गया। वह उस जमीन के मुख्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गया जिसे वास्तव में शहर नहीं कहा जा सकता था, और उसने उस क्षेत्र का अन्वेषण किया। सर्वोच्च जानवरों के मुख्य क्षेत्र में कुछ अलग अलग लेआउट थे। सबसे पहले मैदान थे। वे सबसे घनी आबादी वाले थे और ज्यादातर कमजोर प्राणियों द्वारा बसे हुए थे। दूसरा क्षेत्र एक जंगल था। यह दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र था और सर्वोच्च पशु आबादी का 5% यही रहता था। ये जंगल सर्वोच्च पशु भूमि के अधिकांश शक्तिशाली प्राणियों का निवास स्थान था। एकमात्र अन्य क्षेत्र एक अकेला पर्वत था जो किसी भी अन्य क्षेत्र से ऊंचा था। ये कभी झोऊ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत था, और इस तथ्य के कारण कि यह विश्व के साथ साथ विस्तृत होता गया, यह अब भी इस उपाधि का दावा करता था। इस पर्वत पर केवल एक ही प्राणी का निवास था, ड्रैगन राजा। अन्ना की तरह वह भी साधना कर रहा था। झोऊ फान अपने पहाड़ के ऊपर तैर रहा था और सोच रहा था कि मौत कैसे दृश्य में प्रवेश करे। वह पहाड़ को नष्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वह बहुत पुराना था, लेकिन वह लंगड़ाकर प्रवेश भी नहीं चाहता था। अंततः झोऊ फैन ने एक ऐसे प्रवेश द्वार का निर्णय लिया जो आकर्षक भी हो और बहुत विनाशकारी भी न हो। सर्वोच्च पशु भूमि के ऊपर बादल छा गए। पहले तो किसी भी सर्वोच्च पशु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ समय बाद कुछ लोगों को यह अजीब लगने लगा। वहां एक भी ऐसा श्रेष्ठ पशु नहीं था जो साधक न हो, इसलिए हर एक सदस्य को बादलों से कुछ अशुभ संकेत महसूस हुआ। जल्द ही बादलों में बिजली चमकने लगी और कुछ ही मिनटों में एक भयानक तूफान आने लगा। हालांकि शुरुआत में ये सामान्य तूफानों की तुलना में बहुत तेज था, फिर मौसम बिगड़ने लगा और हवाएं तेज होने लगी। बादलों के घिरने के 5 मिनट बाद ही हवाएं 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी, जिससे सबसे कमजोर सर्वोच्च जानवरों को भी क्यूई से खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही जमीन पर बिजली गिरने लगी और कुछ लोगों को तो लगी भी। बिजली इतनी शक्तिशाली थी कि आत्मा गठन से नीचे के लगभग सभी लोग अस्थायी रूप से पनडु हो गए और कोर गठन में मौजूद लोगों की मौत भी हो गई। जल्द ही ड्रैगन राजा अपनी साधना से जाग उठा। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। विशाल पर्वत के किनारे एक छेद से ड्रैगन राजा आकाश की ओर उड़ चला। जैसे ही वह बादलों तक पहुंचने वाला था, उसने आग की लपटें छोड़ी जिसने तूफानों के हर इंच को ढक लिया। बादल तुरंत छट गए और तूफान थम गया, लेकिन ड्रैगन राजा को राहत नहीं मिली। जैसे ही तूफान थमा, उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए और वह तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह नीचे गिरा, मृत्यु क्यूई से ढकी एक विशाल हड्डी की तलवार उस स्थान के पास से उड़ी जहां वह था। ड्रैगन राजा ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में ही रुक गया तथा दूर उस दिशा में देखने लगा जिस ओर से हमला हो रहा था। भाग्यशाली, एक आवाज सुनाई दी। सर्वोच्च पशु भूमि में हर व्यक्ति ने ये गूंजती आवाज सुनकर ऊपर देखा। मुझे कौशल शब्द अधिक पसंद है, ड्रैगन राजा ने उत्तर दिया। ग्रिम रीपर हवा में प्रकट हुआ और ड्रैगन राजा की ओर देखा। तुम शून्य यात्रा के केवल 9वें स्तर पर हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, उसने कहा। हम पहले भी तुम्हें हरा चुके हैं, हालांकि तुम हमसे बेहतर स्तर के हो। हम फिर से ऐसा करेंगे, मुझे बस तुम्हें रोकना है, ड्रैगन राजा ने बिना किसी डर के कहा। अगर ऐसा है तो तुम जीत सकते हो, लेकिन अब मैं तुमसे स्तर में ऊपर नहीं हूं, ग्रिम रीपर ने कहा। जैसे ही ड्रैगन राजा जवाब देने वाला था, ग्रिम रीपर ने अपनी साधना रोक दी और दुनिया को दिखाने के लिए उसे प्रकट कर दिया। एक क्षण में एक घातक दबाव ने पूरे झोऊ विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों का दम घुट गया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति छोड़ी, ग्रिम रीपर के पास अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगी। मैं तुमसे ऊपर हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन राजा पीछे मुड़ा और सब कुछ छोड़कर डर के मारे भाग गया। उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर दिव्य भूमि की ओर उड़ चला। झोऊ जगत के हर दूसरे जीव की तरह शासक भी मौत के दबाव में थे और सबसे बुरे की आशंका से ग्रस्त थे। मृत्यु का देवता किसी और लोक में घुस आया था। टाइटेनोसॉर और वानर राजा दोनों ही कुछ देर तक हिचकिचाए, फिर आकाश की ओर उड़ गए। वे जानते थे कि अगर दुष्ट देवता ने अन्ना और ड्रैगन राजा को हरा दिया तो अगला वार उनका होगा। जहां तक अन्ना की बात है, वह 1 इंच भी नहीं हिली। उसे लग रहा था कि 1 घंटे के अंदर वह शून्य पारगमन के 10वें स्तर तक पहुंच जाएगी। उस समय उनके पास एक मौका हो सकता है।
ड्रैगन राजा को भागते देख ग्रिम रीपर मुस्कुराया। उसने अंतरिक्ष को चीरकर तेज गति से उसका पीछा किया, लेकिन उसे अपने आगे ही रहने दिया। ग्रिम रीपर इस मौके का फायदा उठाकर एक ही समय में सभी शक्तिशाली लोगों को खत्म करना चाहता था और जो विश्व को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहता था। ड्रैगन राजा 15 मिनट तक भागता रहा। उसके बाद उसे दिव्य भूमि दिखाई दी। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि नरक का देवता उसके साथ खेल रहा है, लेकिन उसने इसे अपने अहंकार के कारण समझा। 3 मिनट बाद ड्रैगन राजा शहर के मध्य भाग के सामने मैदान में पहुंचा। उसका स्वागत एक पूरी सेना और 2 शासकों ने किया। वो दोनों शासकों के साथ खड़ा हो गया और अन्ना को ढूंढने लगा। जब उसे अन्ना दिखाई नहीं दी तो उसे बहुत बुरा होने का डर सताने लगा। अन्ना यहाँ क्यों नहीं है? उसने पूछा, यह आशा करते हुए कि वह नरक की शक्ति को भांपकर भाग नहीं गई होगी। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि वह अपने टावर में है, टाइटेनोसॉर ने जवाब दिया। ड्रैगन राजा ने सिर हिलाया और उनके सामने खड़े ग्रिम रीपर की ओर देखा। मुझे यकीन नहीं है कि हम उसके बिना 10 मिनट से ज्यादा टिक पाएंगे, उसने कहा। टाइटेनोसॉर और वानर राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एकमत हो गए। वे जितना हो सका रुक गए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दुष्ट राक्षस उनकी ओर दौड़ने लगा। उसके प्रत्येक कदम के साथ अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं और ग्रह हिलने लगा। वह शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गया था जिसकी बराबरी जो विश्व में कोई भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, मृत्यु क्यूई उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी, जिससे उसकी गति और बढ़ गई। आखिरकार मृत्यु क्यूई उसके पीछे एक आकृति बनाने लगी। ये वही प्रेत था जिसे उसने पिछली लड़ाई में बुलाया था। अब वह उसे और भी आसानी से बुला सकता था। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी था। वानरराज ने बिना समय गंवाए पिछली बार की तरह बुद्ध का निर्माण कर लिया और बाकी शासकों ने भी बुद्ध के निर्माण में मदद के लिए अपनी चीख भेजने में देर नहीं लगाई। हालांकि अन्ना भाग नहीं ले रहे थे, बाकी 3 शासक पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर ग्रिम रीपर शून्य यात्रा के 10वें स्तर पर था तो बुद्ध भी उसके बराबर ही हो सकते थे। दुर्भाग्य से अब वह राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही बुद्ध की आकृति और मृत्यु क्यू प्रेत की मुठ्ठियां टकराईं, बुद्ध लगभग टूट गए। उसे पीछे धकेला गया, लेकिन मृत्यु क्यू ही प्रेत आगे बढ़ा और उसके सिर पर एक मुक्का मारा। बुद्ध तुरंत तितर बितर हो गए और तीनों शासक हारकर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने बुद्ध की आकृति को बुलाने में अपनी सारी क्यूई लगा दी थी, लेकिन वे तुरंत हार गए। 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि उस दुष्ट ने अपनी ताकत दिखा दी। दुष्ट उनके ऊपर हवा में खड़ा होकर उन पर हंसने लगा। अब जब वह एक ऊंचे लोक में पहुंच गया था तो समूह के पास उसका सामना करने का कोई मौका नहीं था। जो फान आसमान में देख रहा था और उसने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा। वह शासकों को यूं ही मरने नहीं दे सकता था, वे बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि जैसे ही वह कुछ करने वाला था, एक बूढ़ा आदमी शहर के द्वार से बाहर निकला और अपने हाथ में एक जंग लगी तलवार के अलावा कुछ भी नहीं लेकर युद्ध के मैदान की ओर चलने लगा। हालांकि वह बूढ़ा था, फिर भी वह बलवान था। वास्तव में वह तीसरे स्तर की शून्य यात्रा की साधना के साथ दिव्य भूमि का तीसरा सबसे बलवान व्यक्ति था। चूंकि पूरे इलाके में कोई भी हिल डुल नहीं रहा था, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी जब सबकी नजरें उस पर पड़ गईं। यहां तक कि झो फान भी सोच में पड़ गया कि आखिर वो कर क्या रहा है। हे भगवान, उसने कहा, मैंने एक तारे को फटते देखकर एक मार्शल आर्ट सीखी है। कृपया मेरे हमले का सामना करें। हालांकि सभी को उसकी बातें लगभग हास्यास्पद लग रही थीं, पर कोई हंस नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बूढ़ा आदमी मौत की कामना कर रहा हो या पागल हो। यहां तक कि नरकवासी भी उस पर नहीं हंस रहा था, बल्कि वह उसे घृणा और घृणा से देख रहा था। आगे बढ़ो, मैं इससे रोकूंगा भी नहीं, उसने कहा। उनके और अन्य सभी लोगों के लिए यह विचार हास्यास्पद था कि शून्य पारगमन के तीसरे स्तर पर कोई व्यक्ति शून्य पारगमन से ऊपर के क्षेत्र में किसी को खरोंच भी सकता है। तब राक्षस ने मुंह मोड़ लिया और बूढ़े आदमी को अनदेखा कर दिया तथा जमीन पर पड़े शासकों को घूरने लगा। बूढ़ा आदमी इस बात से परेशान या निराश नहीं लग रहा था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि वह उस दुष्ट के रवैये के प्रति उदासीन था। जो फानुस से नजरें नहीं हटा पा रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाई। उसकी सीधी हवा में तान थी। उसने उसे लगभग 1 मिनट तक वहीं रखा। हालांकि कोई और नहीं, यहां तक कि मौत का देवता भी नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। जो फान समझ गया। वह आदमी अपनी सारी ताकत इस एक वार पर लगा रहा था। बूढ़े आदमी द्वारा तलवार नीचे गिराने से एक पल पहले उस दुष्ट को अपने पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह स्वयं मृत्यु था, फिर भी उसे मृत्यु का असली डर महसूस हुआ। उसी क्षण बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार कटनी की ओर तान दी। कोई चीख का विस्फोट या हलचल नहीं हुई, लेकिन न तो कटनी और न ही बूढ़ा आदमी 1 इंच भी हिला। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। अचानक बूढ़े का शरीर धूल में बदलने लगा। एक तेज हवा चली और उसका शरीर बिखर गया। सब लोग असमंजस में देखते रहे और उस दुष्ट का शरीर बदलने लगा।
उसकी छाती के बीचों बीच 1 फुट व्यास का छेद धूल में बदल गया, जो बूढ़े के पूरे शरीर जैसा था। नरक का देवता आकाश से जमीन पर गिरा। उसने दर्द से घाव वाले हिस्से को पकड़ लिया और जमीन पर लौटने लगा। शासक और दर्शक बिना कुछ कहे देखते रहे, साफ तौर पर इस घटना से स्तब्ध थे। जहां तक झोउफान की बात है, वह भी सदमे में था। उस बूढ़े ने अभी अभी अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसने अपनी सारी ख्यूई, अपनी साधना और यहां तक कि अपनी पूरी उम्र भी हमेशा के लिए जला दी। उन्होंने उस सुपरनोवा की नकल की थी जिसने शक्ति के अंतिम विस्फोट के लिए अपना शेष जीवन बलिदान कर दिया था। यद्यपि बूढ़ा आदमी केवल शून्य यात्रा के तीसरे स्तर पर था, फिर भी वह अंतरिक्ष में किसी को इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। सौभाग्य से केवल बूढ़ा आदमी ही वह चाल चल सकता था। यह एक अप्राकृतिक और विक्षिप्त समझ से उपजी थी। झोउफान को भी उस बूढ़े आदमी को जो करते देखा था, उस पर भरोसा नहीं था। दरअसल ये संभावना थी कि ब्रह्मांड में कोई और कभी भी वह नहीं कर पाएगा जो उसने अभी किया था। जैसे ही शासकों ने ग्रिम रीपर को जमीन पर लौटते देखा, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से हर एक ने अपनी बची हुई थोड़ी सी क्यूई से अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, लेकिन ग्रिम रीपर को ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने उन पर वार कर दिए। शासकों ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया कि वे बस देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, हालांकि वे इसे समझ नहीं पाए। हालांकि झोउफान समझ गया था। उस दुष्ट के अस्तित्व का एक हिस्सा मिट चुका था। वह एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जो ब्रह्मांड में अब तक हुए किसी भी दर्द से 10 गुना ज्यादा था। 20 मिनट बाद ग्रिम रीपर होश में आने लगा और खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगा। अगले 20 मिनट बाद ग्रिम रीपर अपनी खोपड़ी पर गुस्से के भाव के साथ खड़ा हुआ। हालांकि उसकी त्वचा या अंग नहीं थे, फिर भी सभी ने कसम खाई कि वे उसे पसीना बहाते हुए देख सकते थे। जैसे ही वह क्षति पहुंचाने के लिए अपनी शेष शक्ति का पूरा उपयोग करने वाला था, केंद्रीय शहर के सबसे ऊंचे टॉवर से क्यूई का एक बर्फीला नीला स्तंभ ऊपर की ओर उछला। ग्रिम रीपर ने उसकी ओर देखा और पीछे हटने का फैसला किया। जो नुकसान उसे हुआ था और खुद को ठीक करने के लिए जो क्यूई की जरूरत पड़ी थी, उसके बाद ग्रिम रीपर के पास सिर्फ 5% क्यूई बची थी। हालांकि पहले 3 शासकों से निपटने के लिए ये काफी था, लेकिन अब अन्ना के लिए यह बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि वह आगे निकल चुकी थी। दुष्ट राक्षस ने अंतरिक्ष में एक छेद बनाया और पूरी गति से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह छेद में घुस रहा था, मीनार से एक तलवार उसकी ओर निकली। ग्रिम रीपर चकमा देकर छेद में समा गया और पता नहीं कहां चला गया। एना टावर से बाहर उड़ी और हवा में खड़ी होकर उस छेद को देखती रही। वह जानती थी कि अगर वह अंदर गई तो शायद बच नहीं पाएगी, और अगर गई भी तो शायद बच नहीं पाएगी। अंतरिक्ष का छेद भर गया और दुष्ट राक्षस आधिकारिक तौर पर बच निकला। अन्ना ने चारों ओर देखा और उस जगह को हुए नुकसान के साथ साथ घायल शासकों को भी देखा। ये खतरनाक था। हमें खुद को मौत के मुंह में नहीं जाने देना चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे, उसने सादगी से कहा। अगर वह संयोगवश अंदर न घुसी होती तो विनाशक शासकों को नुकसान पहुंचाने के बावजूद उन्हें आसानी से मार सकता था। यह ऐसी स्थिति थी जिसे वे दोबारा कभी नहीं होने देना चाहते थे। यदि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान करने का तरीका नहीं समझा होता, तो आज पूरी दुनिया नष्ट हो गई होती। अगले कुछ दिनों में उस वृद्ध व्यक्ति के सम्मान में एक अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया के अधिकांश लोग वहां उपस्थित थे और हर शासक ने इसमें भाग लिया। बाद में उस जगह पर जहां कभी उनका बुर्ज था, एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। उस पर एक सोने की पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, उस आदमी के सम्मान में जिसने दुनिया को बचाया। झोउफान ने उसके बाद से ग्रिम रीपर्स की प्रगति को थोड़ा रोकने का फैसला किया, वरना अगली बार जब वह आएगा तो जीत जाएगा। अब जबकि वह अभी के लिए नरक से निपट चुका था, झोउफान ने एकांतवास में जाने का फैसला किया। वह जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना चाहता था ताकि सौरमंडल में सामंजस्य स्थापित हो सके। झोउफान तैरते हुए महल में टेलीपोर्ट हो गया और एकांत में जाने से पहले उसने वर्तमान दुनिया पर एक आखिरी नजर डाली। जब से उसने उन्हें पहली बार बुद्धि दी थी, तब से जलपरियां गहरे समुद्र की गुफा में ही रहती थीं। उन्होंने तकनीक या साधना में बहुत कम प्रगति की थी। सबसे शक्तिशाली तो अभी नवजात आत्मा तक ही पहुंचे थे। बिना नेता के वे असफल होने के लिए अभिशप्त थे। इनमें से किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। वास्तव में एक भी अवसर हाथ लगने के करीब भी नहीं पहुंचा था। झोउफान ने अपने नश्वर दांव से जो 10 ग्रह जोड़े थे, वे अभी भी बढ़ रहे थे और जल्द ही अविश्वसनीय आकार तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर पूरा झोउ विश्व स्थिर और शांतिपूर्ण था। झोउफान ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 13,000 साल बाद झोउफान छोटे दांव सृजन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। हमेशा की तरह उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। झोउ दुनिया को देखने में एक पल भी नहीं लगा। झोउफान अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गया। उसके एकांतवास में जाने के बाद से 10 ग्रहों का विकास पूरा हो चुका था।
उनमें से सबसे बड़ा जोहू विश्व के आधे आकार का था, जबकि सबसे छोटा जोहू विश्व के 20वें आकार का था। यद्यपि ये केवल 20वां ग्रह था, फिर भी यह जिस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था उससे भी बड़ा था। अपनी सफलता के साथ जोहू फैन को यह एहसास हो गया कि जोहू विश्व सहित ग्रह फिर से बढ़ने वाले हैं। इससे पहले जोहू फैन ने अपने पहले वाले विचार को आजमाने का फैसला किया। वह अपने नश्वर दांव को सूर्य से जोड़ने का प्रयास करेगा। जोहू फैन उसमें उड़कर केंद्र की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह किसी ग्रह जैसा होगा, लेकिन उसने सोचा कि इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। चूंकि वह नज़ारे का आनंद ले रहा था और धीरे धीरे उड़ रहा था, इसलिए जोहू फैन को सूर्य के केंद्र तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। लगभग पूरे सूर्य की तरह ये भी गैसीय अवस्था में था। हालांकि जोहू फैन उससे निकलने वाली जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। अब जाकर जोहू फैन को समझ आया कि तारों में कितना जीवन होता है। अगर वह अपना हाथ सूर्य के बिल्कुल बीच में, जो 1 फुट से भी बड़ा गोलाकार है, ले जाए तो उसे बहुत जलन हो सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सूर्य के केंद्र तक पहुंच गया तो था। फिर आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मीट यू अगेन।